टाइम मैनेजमेंट हम सब समझते हैं कि बाय नेचर ही हम करी जा रहे हैं, हालांकि ये हरकत ऐसी है जो बकायदा प्लानिंग के बगैर नहीं हो सकती। कोई जवाब गलत नहीं होता। सीखता वो है जिसको ये एहसास हो कि वो गलती कर सकता है। जिस इंसान का उसकी अपनी नजर में कोई इमेज नहीं है ना, वो कभी दुनिया के सामने इमेज नहीं बना सकता। जब तक कहते रहे कि पेप्सी लाने का टाइम नहीं है, पेप्सी नहीं आई। जब फैसला कर लिया कि टाइम मैनेज करेंगे तो सीएसएस भी हो गया। घर के अंदर अपॉर्चुनिटी सबके लिए सेम है, खाना भी सबके लिए सेम है, वालिदैन भी सबके लिए सेम है, एनवायरनमेंट भी सबके लिए सेम है। सिर्फ एक चीज का फर्क होता है, कुछ ऐसे हैं जो अपने टाइम को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस जितने ज्यादा पैड़े होंगे ना, बुरे होंगे, डेट्रीमेंटल होंगे, वो उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फेल होना जिंदगी का इंपॉर्टेंट तरीन पार्ट है, इसके बगैर आप कामयाब हो ही नहीं सकते। वासिम रज़ा मेरा नाम है और क्वालिफ़िकेशन मेरी एमकॉम है, फिर एमबीए किया, फिर ड्यूरिंग सर्विस मैंने लॉ किया। 2001 में मैंने मोटरवे पुलिस ज्वाइन कर ली एज सीनियर पेट्रोल ऑफिसर। वहाँ पे एज डीएसपी मैं काम कर रहा था, तो सीएसएस का अल्लाह पाक ने मौका दिया। 2009 की मैंने अटेम्प्ट ली और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जिसको डीएमजी इसका नाम था पहले, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, और उसके बाद में पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इसको कहने लग पड़े, तो इसमें मेरी लैंडिंग हुई। और फिर उसके बाद मुख्तलिफ जो हमारी पोस्टिंग्स जिस तरह होती हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, फिर डायरेक्टर जनरल मुख्तलिफ जगहों पे, डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा डिवीज़न, ईडीओ फाइनेंस एंड प्लानिंग, मैं जीएम टूरिज़म था कुछ अर्सा पहले, फिर प्रोजेक्ट डायरेक्टर था। तो ये मुख्तलिफ जो सिलसिला कार है पोस्टिंग का, ही चलता रहा उस हवाले से। टाइम मैनेजमेंट, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और डेफिनेशन क्या है टाइम मैनेजमेंट, जो ज़हन में आता है हाथ खड़ा करें और मुझे बताएं। कोई हमारा फॉर्मल इसके बीच में झिझकना नहीं, शर्माना नहीं, घबराना नहीं। आप सब लोगों ने, मुझे कासिम अली शाह साहब बता रहे थे कि सीएसएस की अटेम्प्ट्स वो दिलवाना चाह रहे हैं आप लोगों से। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इम्तिहान है, कोई जवाब गलत नहीं होता। सीखता वो है जिसको ये एहसास हो कि वो गलती कर सकता है। कौन सा ऐसा बंदा है इसको गिरने से डर लगता है? हाथ खड़ा करो, इसको गिरने से डर लगता है। कौन सा ऐसा बंदा है इसको गिरने से डर नहीं लगता, जो कहता है नॉर्मल प्रोसेस है, गिरते हैं लोग? ये ज़रूरी है प्रोसेस। अगर आपने आगे बढ़ना है, अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है, तो समझ लें कि गिरना नॉर्मल चीज़ है, गलत जवाब देना नॉर्मल चीज़ है। आप लोग गलती भी करेंगे, आप लोग गिरेंगे भी। ओके, लेट्स सी, इसकी अब डेफिनेशन देखते हैं क्या आती है। मैनेजिंग टाइम effectively so that right time is allocated to right activity। इसमें दो लफ्जों को मैंने रेड किया हुआ है, राइट टाइम, राइट एक्टिविटी। क्या मतलब इस बात का? राइट टाइम से क्या मुराद? टाइम गलत भी होता है, ओके ओके ठीक है। और राइट टाइम से क्या मुराद? ऐसे ही है, एक काम जो आधे घंटे में हो जाना चाहिए, अगर मैंने उसको 1 घंटे में किया तो टाइम मैनेजमेंट, राइट टाइम। टू राइट एक्टिविटी, वो काम जिसकी अहमियत है, जिसको करना चाहिए, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट ही है। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग हाउ टू डिवाइड योर टाइम बिटवीन डिफरेंट एक्टिविटीज। ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग, इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। क्यों? टाइम मैनेजमेंट हम सब समझते हैं कि बाय नेचर ही हम करी जा रहे हैं, हालांकि ये हरकत ऐसी है जो बकायदा प्लानिंग के बगैर नहीं हो सकती, और हम इस चीज को कभी पिक नहीं कर पाते। कल की एक्टिविटीज क्या है, मैंने कभी नहीं लिखी होंगी कि मैंने कल क्या क्या कुछ करना है। डेफिनेशन कहती है कि भाईजान ऑर्गेनाइज करें और क्या करें, प्लान करें कि आपने क्या करना है, वरना नहीं कर सकते, वरना टाइम मैनेजमेंट नहीं है। टाइम मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ मैक्सिमाइजिंग द यूटिलिटी ऑफ टाइम। कितना बड़ा लफ्ज बोला उसने, उसने कहा ये आर्ट है, आर्ट एक हुनर है। हर बंदा आर्टिस्ट होता है? नो, आर्ट को सीखना पड़ता है, यस। तो टाइम मैनेजमेंट इस बात का मतलब ये है कि ऐसी चीज है, ऐसा हुनर है जो सीखने से आएगा। अगर आप समझते हैं कि आप इनबॉर्न ही टाइम को मैनेज करी जा रहे हैं, तो फिर आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्लियर? लेट्स मूव अहेड। अब अच्छा, मैंने पूरे लेक्चर में कोशिश की है कि कोई बात कहीं से कॉपी पेस्ट ना हो। मस्ट वे जो अगली 3-4 स्लाइडें आने वाली हैं, सम कोट्स एंड सेइंग्स ये मैंने उठाए हैं, अच्छी अच्छी बातें वैसे पढ़ लेते हैं।
टाइम इज नॉट द मेन थिंग, इट इज द ओनली थिंग। एग्रीड? बस इस पे ज्यादा हम टाइम नहीं लगाएंगे, ये मैंने बोरो किया हुआ है। टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। एग्रीड? मूव अहेड। ओके, आइदर रन द डे और द डे रन्स यू। या जिंदगी गुजार लो वरना फिर जिंदगी आपको गुजारेगी। टाइम इज व्हाट वी वांट मोस्ट बट वी यूज द वर्स्ट। सबसे गंदा हम इसको। ऑब्जेक्टिव्स क्या है टाइम मैनेजमेंट के? हाँ जी, जो जेन में आ रहा बोलो। ओके, और हर जवाब सही जवाब है, बोलें। टू स्टे इन डिसिप्लिन, यस। सेल्फ सेटिस्फैक्शन, यस। पंक्चुअलिटी, डन। बोले बेटे, बोले। इफेक्टिवली डूइंग थिंग, ओके जी। या और कोई चीज? या और? बिल्कुल ठीक है। लेट्स सी। टू इनहांस वर्क क्वांटिटी, कि जितना आप काम कर रहे हैं उसकी मिकदार बढ़ जाए। एक दिन में वैसे 2 चैप्टर करने थे, तो मैनेजमेंट का फायदा यह है कि 2 से 2.5 हो जाए, 3 हो जाए। ठीक हो गया जी? टू इंक्रीज वर्क क्वालिटी, क्वालिटी जो काम की क्वालिटी है उसके बीच में इजाफा हो जाए, उसके बीच में बेहतरी आ जाए। क्वालिटी और क्वांटिटी का फर्क तो पता है ना आप लोगों को? टू सेव टाइम, टाइम बच भी जाए मुख्तलिफ मजीद एक्टिविटीज के लिए, मे बी फॉर रिक्रिएशन और किसी और चीज के लिए। टू हैव कंट्रोल ओवर जॉब, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लाइफ। जरूरी है कंट्रोल होना? यस कि नो? यस। गाड़ी पे कंट्रोल होना जरूरी है? छोटी सी चीज है गाड़ी, जिंदगी कितनी बड़ी चीज है। अगर हमें जिंदगी पे कंट्रोल ही नहीं है तो देखें ना, फिर इसका मतलब है कभी इधर टकरा रही होगी कभी तो, और यही होता है हम लोगों के साथ। टू इंप्रूव इमेज, किसका? किसकी नजरों में? दोनों की नजरों, दोनों की नजरों। टाइम मैनेजमेंट का मकसद है इमेज बेहतर करना, अपनी नजरों में भी और बाहर वालों की नजरों में भी। ज्यादा जरूरी क्या है? हाँ, अपनी नजरों में, अपनी नजरों में, अपनी नजरों में। जिस इंसान का उसकी अपनी नजर में कोई इमेज नहीं है ना, वो कभी दुनिया के सामने इमेज नहीं बना सकता। वो खड़ा खड़ा गिर जाए, उसको पता है कि वो अंदर से खाली है। आगे जी। टू रिड्यूस स्ट्रेस, होता है स्ट्रेस रिड्यूस? यस, यस, इट हैपन्स। हर चीज जब आपकी एक कैलकुलेटेड वे के अंदर हो रही हो, ये होता है। टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स, 8 से 10 टेक्निक्स हैं, सिर्फ इन्हीं के ऊपर हमने बात करनी है पूरा जितना हमारा टाइम रह गया। रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, सब ये सबसे जरूरी चीज, सबसे जरूरी चीज। क्या आपको टाइम मैनेजमेंट की अहमियत का पता हो? किसको पता है टाइम मैनेजमेंट की अहमियत का? हैंड रेज कर दे। ओके, अच्छा, मेरा आपका तल्लुक ईमानदारी वाला तल्लुक है, ठीक है? ईमानदारी से मुराद ये है कि मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपने मुझसे नहीं, एवं गप नहीं मार देनी, ठीक? दोबारा हैंड रेज करें, किसको टाइम मैनेजमेंट की अहमियत पता है? जी बेटा विद ग्लासेस, आपके पास में आ गया, आपको टाइम मैनेजमेंट की अहमियत पता है। ओके, अब आपने मुझे सच्चो सच्ची बताना है कि क्या आप एक शेड्यूल बनाती हैं कि आज आपने दिन में क्या क्या कुछ करना है, उसकी एक्टिविटीज को पेन डाउन करती हैं? ओके, आप करती हैं, पूरा लिस्ट डाउन करती हैं? ये डेली शेड्यूल बनता है? ओके, लेकिन आप डेली शेड्यूल लिख के बनाती हैं? ओके, फोन में भी। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे लिखते हैं बाकायदा, जो बाकायदा लिखते हैं कि हमने आज के दिन में ये काम करना है, इस हफ्ते में हमने ये करना है और इस महीने में हमने ये करना है? अब देखिए तादाद कम होगी। इस बात का मतलब ये है कि हमें टाइम मैनेजमेंट की अहमियत की आगाही, अगर हमें टाइम मैनेजमेंट की अहमियत की आगाही हो जाए ना, हम बाकी सारे काम छोड़ेंगे और सिर्फ एक ये काम कर रहे होंगे कि हम लिख रहे होंगे चीज़ों को कि हमने करना क्या है। सारा फोकस इसके ऊपर होगा। जब ड्राइविंग के ऊपर बैठते हैं सारा फोकस किस चीज़ पे होता है? उसी पर है, स्टीयरिंग पर। गाड़ी में उसी से चलना है ना। तो टाइम मैनेजमेंट ने आपकी लाइफ को इधर मोड़ना है, उधर मोड़ना है। अब इस बात का मतलब यह है कि हमें पहले इससे आगाही होनी चाहिए कि हम टाइम मैनेजमेंट की अहमियत से आगाह हम नहीं हैं। वी शुड रियलाइज कि जिस तरह हमें आगाह होना चाहिए हम आगाह नहीं हैं। ये 3-4 मिसालें हैं जो मैंने रखी, मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए रखी। माई CSS जर्नी बेसिकली। देखिए, मैंने मोटरवे पुलिस में था,
2001 में मैंने उसका अप्लाई करके ज्वाइन, 2002 जनवरी 2002 में 7 जनवरी को आई वाज ऑन माई सीट, मैंने ज्वाइन कर लिया। एक दिन में 8 घंटे की ड्यूटी हुआ करती। कितने घंटे की? 8। 1 घंटा ड्यूटी पे जाने में लगता था, 1 घंटा ड्यूटी पे आने में लगता था। कितने घंटे बन गए? 10 घंटे। 10 घंटे लग गए जनाब, ठीक है। 2002 गुजरा, 3 गुजरा, 4 गुजरा, 5 गुजरा, 5 में शादी हो गई, 6 गुजरा, 7 गुजरा, जिंदगी बड़े सुकून में चल रही थी। 2002 में ज्वाइन किया, 10-10 घंटे ड्यूटी चल रही है, 3, 4, 5, 6 ड्यूटी के अलावा करने के लिए कुछ और मेरे पास टाइम बचता होगा? नो, मेरी भी यही फीलिंग थी। घर वालों ने सौदा लाने का कहना, मैंने लड़ पड़ना। ये सच्ची कहानी आपको बता रहा हूं, कहानी नहीं है, ये हकीकत है टोटल। क्यों लड़ पड़ना कीजिए, अभी 10 घंटे की ड्यूटी करके आया हूं, अकल वाली बात है कि नहीं है? 10 घंटे की ड्यूटी की है, कैसे कर लूं? नहीं हो सकता। बच्चे की फीस जमा करवा दे, नहीं हो सकता, कैसे करूं? टाइम नहीं है। 7 गुजर गया, 8 के बीच में, जनवरी के बीच में एक मामला हुआ, वो किसी और लेक्चर में आपको बताऊंगा। फैसला किया कि सीएसएस करना है। ड्यूटी वही है 10 घंटे वाली, और वो ड्यूटी जिसके बीच में इतना टाइम भी नहीं था कि जाके बाजार से पेप्सी की बोतल उठा के ले आए 7 दुकान से, इतना टाइम भी नहीं हुआ करता था कि टाइम ही नहीं है मेरे पास, मैं कहां से लाऊं? बच्चे की फीस का टाइम ही नहीं है, मैं कहां से करवा दूं? सीएसएस की एज वाइज मेरी आखिरी अटेम्प्ट है, वैसे पहली है, पता ही नहीं कि सीएसएस क्या होता है। और 2008 के पाकिस्तान का सबसे बड़ा इम्तिहान, जनवरी के बीच में मैं फैसला करता हूं कि मैंने सीएसएस करना है, जनवरी 2008 के बीच में। वही ड्यूटी 10-10 घंटे वाली। अब साथ में बच्चा भी बड़े हैं, फैमिली भी है, इन लॉज हैं, अपनी पेरेंटल लाइफ है, सारा कुछ चल रहा है। लेकिन 2008 में जब टाइम मैनेजमेंट की, तो उसी ड्यूटी के दौरान चीज़ों को मैनेज किया, उसी ड्यूटी के साथ चीज़ों को मैनेज किया। और उस मैनेजमेंट की मिसालें क्या क्या हैं कि सोचा कि यार ये जो मैं ड्यूटी पे जाता हूँ, बस पे बैठ के जाता हूँ, 1 घंटा यूँ जाता हूँ, 1 घंटा यूँ जाता हूँ, तो उस घंटे पे जाते जाते अगर मैं प्रेस ही कर लूँ तो मेरी प्रेसियाँ हो सकती हैं 2, वापस आते हुए मैं शॉर्ट ऐसे कर लूँ तो मेरा शॉर्ट ऐसे हो सकता है। इन 2 घंटों को यूज़ करना शुरू कर दिया। फिर ये सोचा कि यार जब मैं मोटरवे पुलिस के अंदर बैठ के ड्यूटी कर रहा हूँ तो हमारी ड्यूटी पेट्रोलिंग ड्यूटी है, मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, साथी अफसर गाड़ी चला रहा है, तो उसके अंदर बैठे बैठे अगर मैं किसी चीज़ को याद भी करना शुरू कर दूँ तो मेरा क्या जाता है, मैं याद भी कर सकता हूँ। बैठ के गाने भी तो सुन ही रहे होते हैं ना, उसके ऊपर वो जो गाड़ी है उसके बीच में सारा म्यूजिक चल रहा होता है, जो कुछ भी है, मोबाइल फ़ोन पे बात भी हो रही होती है, तो क्यों ना उस किताब को करना शुरू कर दें। तो कहने का मतलब ये है कि उसी टाइम के बीच में, उसी टाइम के बीच में सिलसिला आगाज़ हुआ। ना कोई एकेडमी, ना कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी उस वक्त। तो हमें ये तो अभी इतना तेज़ हो गया ना सारा सिस्टम, ये इंटरनेट वगैरह, हमने इंटरनेट पे कोई डाटा सर्च करना होता था तो वो टी 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 करके मिला करता था उस वक्त, वो भी इतना नहीं है। लेकिन इस तमाम चीज़ के बावजूद सिर्फ 1 साल के बीच में, जब सीएसएस का पता भी नहीं था, टाइम को मैनेज किया और पाकिस्तान का सबसे टॉप ग्रुप अल्लाह ताला ने अता कर दिया। 2009 की अटेम्प्ट ली। इट्स एग्जाम्पल क्या, खुद मेरी अपनी लाइफ हिस्ट्री है। टाइम मैनेजमेंट ने काम किया कि नहीं किया? जब तक कहते रहे कि पेप्सी लाने का टाइम नहीं है, पेप्सी नहीं आई। जब फैसला कर लिया कि टाइम मैनेज करेंगे तो सीएसएस भी हो गया। इसका मतलब है कि टाइम मैनेजमेंट इज द की। मेरे साथ प्रॉब्लम थी उस 8-9 साल में, जब मुझे रियलाइज हुआ चीजें बेहतर हो गई। दूसरी मिसाल क्या है जी, टॉपिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम। सीएसएस हो गया, ट्रेनिंग शुरू हो गई। वॉल्टन के लिए सिविल सर्विसेज एकेडमी, वहां से जाना, घर से, मेरा घर टाउनशिप के अंदर घर था, हमदर्द चौक पे, और कोई 40 मिनट मुझे लगा करते थे जाने में। उसको ड्राइवर ज़्यादा नहीं होते थे, ट्रेनिंग के बीच में ड्राइवर वगैरह नहीं मिलते ना, अपनी गाड़ी है उसके बीच में आप जा रहे हैं और उसके बीच में आप आ रहे हैं। हमें वहाँ पे जो ट्रेनिंग करवाई जाती है अच्छी खासी रिगोरस होती है। उसमें एक सब्जेक्ट ऐसा था जो बड़ा ही समझ लें लिथल किस्म का, दैट वाज इकोनॉमिक्स, बड़ा कातिल किस्म का। वो लोगों को समझ नहीं आती थी उसके कॉन्सेप्ट क्या। इसके अलावा और भी बड़े सारे सब्जेक्ट थे, अब उसको समझना है क्या करें। मैंने ये सोचा कि यार ये जो मैं अब टाइम, एक मुझे प्रैक्टिस हुई थी ना पिछले टाइम मैनेजमेंट की, मैंने कहा कि अभी जो मेरा टाइम आने जाने में है, अब इसको मैं कैसे यूज़ करूं। पहले एक एडवांटेज मुझे था कि मैं बस पे बैठ के जाया करता था और टाइम यूज़ हो जाता था। अभी वो एडवांटेज नहीं था, गाड़ी खुद चलानी होती थी। अब सिविल सर्विसेज अकेडमी के लिए बस तो कोई नहीं जा रही ना लाहौर के अंदर ही। मैंने क्या किया, मैंने इस पर गौर करना शुरू किया। हथियार नहीं फेंके,
मैंने गौर करना शुरू किया कि मेरे पास तकरीबन 1 घंटा इधर बच रहा है 2 घंटे वाला, इसको मैं कैसे यूज़ करूँ। मैंने इसको ऐसे यूज़ किया कि एक दिन छुट्टी वाले दिन बैठ के, हफ्ता और इतवार 2 दिन की छुट्टी थी, मैंने जितने लेक्चर्स थे उन सारों को मोबाइल के ऊपर तेज़ी से रिकॉर्ड कर लिया अपनी आवाज़ में। किताब सामने रखी इकोनॉमिक्स की, और उधर से जो जो कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ रहे थे मैंने सारे मोबाइल में रिकॉर्ड करने शुरू कर दिए। पहला कॉन्सेप्ट समझा जीडीपी क्या है, उसको 5 मिनट में तबसरा उर्दू में रिकॉर्ड कर लिया। अगला टॉपिक पढ़ के रिकॉर्ड कर लिया। यूँ तकरीबन कोई 150-200 टॉपिक जो था वो मैंने रिकॉर्ड करके अपने मोबाइल के बीच में डाल लिया। उसके बाद में मैंने सिर्फ एक काम किया, सिर्फ एक काम, और वो ये कि जब मैं आ रहा होता था और जा रहा होता था, सिर्फ मैं कानों के बीच में लगा के ना, उसकी वो जो हमारी होती है हैंड फ्री, उन लेक्चर्स को जो मेरे ही रिकॉर्डेड थे मैंने सुनना शुरू कर दिया। टाइम मैनेजमेंट वही टाइम है, जाने के अंदर भी वही है, आने के अंदर भी वही है, सिर्फ मैंने उसको यूटिलाइज किया एंड आई टॉप इकोनॉमिक्स दोनों की दोनों ट्रेनिंग में। इसके अलावा भी मैंने सब्जेक्ट टॉप किए। ये मेरी अपनी कहानी है, अपनी चीज़ जो मैंने खुद प्रैक्टिकली की। तीसरी चीज़ क्या, करियर बिल्डिंग ऑफ द सिबलिंग्स। 5 बहन भाई हम, ठीक है, खुद मैंने CSS कर लिया, बाकी बहन भाई छोटे हैं। अब इसी टाइम को यूटिलाइज करना जो कि मैं पहले ही सीख चुका था कि यार टाइम के अंदर आप सारा कुछ कर सकते हैं। ड्यूरिंग ट्रेनिंग और फिर ट्रेनिंग के बाद में जब मेरी पोस्टिंग्स हो गई, मैंने अपने छोटे बहन भाइयों को गाइड करना शुरू कर दिया, खुद उनको पढ़ाना शुरू कर दिया CSS के हवाले से। उनकी बाकायदा इनकी एक कान खींच तरबियत शुरू कर दी। जॉब चल रही है, अल्लाह का शुक्र है, इन जॉब एक अच्छे ऑफिसर्स में मेरा शुमार होता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ साथ जो भाई बहन हैं उनको भी मैं गाइड कर रहा हूँ, और स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं रहनुमाई दे रहा हूँ कि आप यूँ नहीं यूँ करें। तो अल्टीमेट नतीजा क्या निकला 2-3-4 साल के अंदर, छोटा भाई भाभी दोनों जज हैं, उसे छोटी बहन है वो CSP ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप के बीच में, उसे छोटा भाई है वो IRS में है 46 कॉमन से, AC इनकम टैक्स है लाहौर में, उसका ब्रदर इन लॉ वो भी 46 कॉमन से है, वो कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप में है, मिसेस की भांजी वो भी स्टूडेंट बनी, वो पोस्टल सर्विस में आ गई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ख़ानदान के 5-7 लोग उसी टाइम के अंदर रहते हुए, उसी टाइम मैनेजमेंट की बदौलत क्या हो गया, अफसर बन गए। वही टाइम जो कि सारों के पास अवेलेबल होता है। मेरी बात को पिक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ये सिर्फ एक रियलाइजेशन है, और वो क्या रियलाइजेशन है कि जो मेरे पास चीज़ अवेलेबल है, मेरे पास कोई 36 घंटे तो नहीं होते ना टाइम के, 24 ही हैं, सारों के पास 24 होते हैं। उसको यूटिलाइज करने की कोशिश की। पहला जो चीज़ सोची वो ये थी कि यार इसको मैक्सिमम यूटिलाइज किया जा सकता है, और वो होना शुरू हो गया। अच्छा, उसके बाद देखें फाइनल चीज़ जो मैं आपको एक मिसाल दूंगा, माइक्रो एंड मैक्रो ग्रोथ डिफरेंसेस। माइक्रो एंड मैक्रो ग्रोथ डिफरेंसेस अगर आप देखें, माइक्रो कहते हैं छोटे लेवल पे, एक फैमिली होती है, उसके बीच में 4-5 बहन भाई होते हैं, ऐसा ही है ना, 4-5-6 छोटे छोटे होते हैं, सारे एक ही तरह के होते हैं, एक ही तरह के बर्तन में खाना खा रहे होते हैं, ऐसा ही मिलके। क्या जब उनकी जिंदगी एंड होती हैं तो वो फाइनेंशियली या सोशल स्टेटस वाइज सेम लेवल पे होते हैं? कभी भी नहीं, इट नेवर हैपन्स। और गौर करें ये कितनी बड़ी मिसाल है। कुछ लोग आगे निकल जाते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं। जो आगे निकल जाते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें क्या चीज इजाफी मिली होती है? कुछ भी नहीं। घर के अंदर अपॉर्चुनिटी सबके लिए सेम है, खाना भी सबके लिए सेम है, वालिदैन भी सबके लिए सेम है, एनवायरनमेंट भी सबके लिए सेम है। सिर्फ एक चीज का फर्क होता है, कुछ ऐसे हैं जो अपने टाइम को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ना बड़ा मेहनत करता है, वो टाइम का बेहतर यूज कर रहा होता है, अच्छा चीजों को मैनेज कर रहा होता है टाइम के साथ। और कुछ हैं जो बर्बाद कर रहे होते हैं, जिनको परवाह नहीं होती और वो पीछे रह जाते हैं। ऐसा है कि नहीं? अगर हम इसको मैक्रो लेवल के ऊपर ले जाएं तो पाकिस्तान का अलमिया यही नहीं बनता, है कि नहीं? मैंने अगर पाकिस्तान को कंपेयर करना हो, नो हो बांग्लादेश किसने कहा? यस यस यस। ये भाइयों वाली मिसाल बांग्लादेश पे फिट आती है। एक ही चीज के यूनिट थे ना हम लोग, वो पीछे था हमसे। जब हमने 1971 में हमसे अलहदा हुआ, ऑपरेशन सर्च लाइट के बाद 1970 के, हमसे पीछे था बांग्लादेश। लेकिन अभी मईशत के हवाले से देखिए वो हमसे आगे के पीछे है। हमारी जो इकोनॉमी है वो कोई तकरीबन 347 अरब डॉलर की है, 347 बिलियन डॉलर। उनकी तकरीबन 417 अरब डॉलर की है। ठीक, हमारे यहाँ जो बेरोजगारी का रेट है वो 6.3 है, उनके यहाँ 4.2 है, यानी हमसे बेहतर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर
हम 154वीं पोजीशन पे आते हैं, वो 133वीं पोजीशन पर है, हमसे बेहतर है, कोई 20-21 पोजीशनें हमसे बेहतर हैं। हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन है ये 12.7 है, उनके यहाँ 5.9 है। तो चीज़ें फिर बेहतर हुई कि नहीं हुई? और ये किस तरह बेहतर हुई? टाइम मैनेजमेंट। वहाँ पे लोगों ने, हुकूमत ने, जितने भी माशरे के तबकात थे, जो अवेलेबल टाइम था, रिसोर्सेज में सबसे बड़ी चीज़ आपके पास टाइम ही है, क्योंकि हर चीज़ ने टाइम के साथ मल्टीप्लाई होना है। उनको इफेक्टिव तरीके से यूज़ किया और नतीजतन वो हमसे बहुत आगे हैं। क्लियर है जी? आगे चलें? ओके। सो इस चीज़ पे हम कन्विंस्ड हैं कि ये एक अहम चीज़ है। अच्छा, एक और चीज़, ये अहमी हिसाब किताब है एक छोटा सा, इसके ज़रिए देखिए एक कितनी वैल्यू है टाइम की। एक एवरेज इनकम हम समझते हैं पाकिस्तान के बीच में, कुछ लोग 10,000 भी कमाते हैं, कुछ लाखों में भी कमा रहे होते हैं, ठीक है। तो एवरेज इनकम हम अज्यूम करते हैं कि 30,000 रुपीज़ पर मंथ है, ठीक है, अज्यूम मैंने कर ली। सिर्फ मैंने आपको बताना ये कि 1 घंटे की अहमियत क्या है, और वो 1 घंटा अगर आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज एक फैमिली करे तो उसको कितने पैसे बन रहे होते हैं। ये मेरा तेज़ी में मैंने हिसाब किताब किया, मेरा ख्याल है ये होगा ठीक ही। 30,000 का मतलब ये है कि एक महीने में कितना काम करता होगा बंदा? 200 घंटे। एक दिन में कितने घंटे करते हैं? 8 घंटे वर्क होता है ना। और एक महीने में तकरीबन 25 दिन है वर्किंग डेज, बाकी छुट्टी हैं। तो उसका मतलब ये है कि तकरीबन 200 घंटे काम हो रहा है। 200 घंटे काम करके कितने पैसे मिल रहे हैं? 30,000। तो 1 घंटे का इसका मतलब है कोई बंदा कितने कमा रहा होगा? 150 रुपया। अब तक की सिंपल कैलकुलेशन ये है कि एक आदमी अगर मेहनत करे तो 1 घंटे में इतना पैसा जनरेट कर सकता है, इतनी वैल्यू कमा सकता है। ठीक हो गया जी? अब ये देखिए, एक घर के बीच में एवरेजली 4 लोग अवेलेबल ही होते हैं, 4 उसको हमने किया। इस बात का मतलब ये है कि 1 घंटा अगर एक फैमिली के 4 लोग ज़ाया कर रहे हैं तो वो कितनी अपॉर्चुनिटी लूज कर रहे हैं? 600 रुपए की, जो वो कमा सकते थे। लेकिन अब ज़ाया कर दिया तो उसका मतलब है 600 रुपए की अपॉर्चुनिटी 1 घंटे की, 1 दिन के अंदर गई। अच्छा, अब देखें ये 1 साल के अंदर कितनी पहुंची? 2,19,000। यानी 1 घंटा अगर आपने वेस्ट किया, चारों फैमिली मेंबर्स हैं, तो 2,19,000। और अगर आपने 1 दिन वेस्ट कर दिया पूरा, 17,52,000। कम से कम सुजुकी में हैरान आ जाती है। ऐसा है कि नहीं? तो ये सिर्फ इसकी एक रियलाइजेशन देने के लिए कि छोटी छोटी चीज़ है, लेकिन वो जब जमा होती है, उसकी वैल्यू कितनी। आगे चलें, लेट्स मूव अहेड। हैविंग आई ओवर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। क्या हैं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स? गोल्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? A goal is an achievable outcome that is generally broad and long term, while an objective is short term and defines measurable actions to achieve the overall goal. इसका सादा जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि गोल एक बड़ी ख्वाहिश है, 2, 3, 4 साल पर फैली हुई। मसलन आप अपने तालीमी करियर का एक गोल डिटरमिन कर सकते हैं कि मेरा जो तालीमी करियर है इसका गोल ये है, और ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे उस गोल को हासिल करने के लिए। छोटे छोटे जिन टुकड़ों में आप तकसीम करेंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। ठीक हो गया जी? अच्छा, हम अभी देख क्या रहे हैं? टेक्निक्स क्या हैं टाइम मैनेजमेंट की। पहली टिप मैंने आपको क्या दी कि टाइम मैनेजमेंट की अहमियत का पता हो। दूसरी टिप ये है कि आपके पास ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स होने चाहिए। अब मैं पहले ये समझा रहा हूं कि ये हैं क्या ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स। अच्छा, वैसे हमारे पास हैं आप सबकी जिंदगियों में? सबकी जिंदगियों में? ओके, आई वुड लाइक टू हियर। क्या आपकी जिंदगी का क्या गोल है? अच्छा, क्या गोल एक ही होता है पूरी जिंदगी का? नो नहीं। मेरे एज फादर गोल्स और होंगे, एज हस्बैंड गोल और होंगे, एज गवर्नमेंट ऑफिसर मेरे गोल्स और होंगे। गवर्नमेंट ऑफिसर के अंदर भी मैं एज डिप्टी कमिश्नर काम करूंगा तो मेरे गोल्स और हैं, मैं कमिश्नर के तौर पे करूंगा तो मेरे गोल्स और हैं। ऐसा ही है ना? तो गोल्स बहुत सारे हैं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई एक ही चीज़ है जो आपने बांध दी और आप उसको कहें कि जी गोल मेरा यही है, बस ये चेंज नहीं हो सकता। नहीं नहीं, बहुत सारे हैं। अच्छा, हम लोग, हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम में से बहुत सारे लोग, 99%, बल्कि इससे भी ज़्यादा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमें अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स का नहीं पता होता। मतलब आपको जिस चीज़ को आपने गोल समझा हुआ, ये दिन में कुछ एक दफ़ा चेंज होगा। आपसे कोई और बंदा आके किसी और हवाले से बात करेगा तो गोल यूं यूं होता उधर चला जाएगा। ऐसे घूम फिर रहा होता है ना ये गोल।
इसका मतलब ये कि हमें प्रॉपरली आइडिया ही नहीं है कि हमने क्या अपनी ज़िंदगी में करना क्या है। और ये चीज़ इधर ही नहीं है यार, मतलब ऑफिसर बन जाने के बाद भी हमारा अलमिया ये है, सीट के ऊपर बैठ जाने के बाद भी हमें इल्म ही नहीं होता कि हमने हासिल क्या करना है, क्या चीज़ है जिसको हम अचीव करना चाह रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ है कि क्या सबके गोल्स हैं, और हमने कहा कि हैं भी तो हमने आइडेंटिफाई नहीं किए हुए। ये हमारा अलमिया है। अब इस बात का मतलब ये कि आप लोगों ने इसको आइडेंटिफाई करना है। अभी हम एक प्रैक्टिस करते हैं, इसको आइडेंटिफाई करवाते हैं आपसे। आगे चलें। ओके, इज इट नेसेसरी टू इंक द गोल्स एंड ऑब्जेक्ट? लिखना जरूरी है? यस। इस बात को कभी भूलना नहीं आप लोगों ने, ये लिखना बहुत जरूरी है। आप अपने मुलाजिम को कोई चीज़ देते हैं तो उसको 6 चीज़ें कहें कि ज़ुबानी ये लिया, ये लिया, ये लिया, कितने % चांस है कि भूल जाएगा? एक आधी भूल जाएगा यार। वो 6 चीज़ों को भूल रहा है, ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसने आपके साथ 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 चलना है। आप लिखे बगैर, उसको पेन डाउन किए बगैर कैसे स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं? एक आपका देखिए ना, आपका एक, आपने यहाँ से अगर मरी भी जाना हो, आप पूरी प्लानिंग करते हैं, यहाँ जाएंगे, यहाँ स्टे होगा, यहाँ इतने पैसे खर्च होंगे, यहाँ इतने पैसे खर्च होंगे, 2 रात उधर है, उसकी बुकिंग करवा, ऐसा करते हैं कि नहीं करते? शादी करनी होती है, बहन भाई की एक एक चीज़ हमने खोली होती है, साहब भी कर रहे होते हैं, पिछले रिश्तेदार ने कितने पैसे दिए थे, अब कम दे के गया है साहब। तो ये इसको पेन डाउन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से अगर मैं आपको कहूँ कि 4-5 चीज़ें अगर आपने मुझसे लेके जानी है, तो इनमें से एक ये है, चीज़ों को लिखने की आदत डालें। ज़ुबानी कलामी पे कोई चीज़ नहीं होती। जिसको आपने अपने दिमाग के हवाले कर दिया, दिमाग तो आपको बड़ा वो गुम कर देगा। बहुत बड़ा ये समझ लें कि ऐसा एक ढेर है ख्यालात का, दूसरी चीज़ों का, ख्वाहिशात का, कि आप खुद ही आइडेंटिफाई नहीं कर सकोगे कि ये आपका गोल था या चौकोर था या क्या था। इट विल बी लॉस्ट, टोटली लॉस्ट। एक अपनी डायरी बनाएं, एक कंप्यूटर बनाएं, लैपटॉप बनाएं, और उसमें इसको फिक्स करें कि मेरा आज का गोल ये है कि मैंने ज़िंदगी में ये करना है। फिर उसको हासिल करने के जो तरीके हैं उसको पेन डाउन करें कि मैं इसको यूं करूंगा, यूं करूंगा, यूं करूंगा। ठीक है? सो इज इट नेसेसरी? नहीं, आवाज़ सही नहीं आई। इज इट? यस, यस, दिस इज द टेक अवे। बहुत ज़रूरी है, इसको हमने इसको करना है। लेट्स प्रैक्टिस करें जी, लिखें अपनी ज़िंदगियों के। अब लिखना क्या है? अपनी ज़िंदगियों का, आपने अपनी लाइफ का एक गोल लिखें कि मेरा गोल ये है। उसको फिर ब्रेक करें, अपने जो एजुकेशनल गोल्स हैं तोड़ें उसको कि ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके जरिए मैं हासिल करूंगा। गो। या आपने फिर सफ़ा मुझे फाड़ के देना है। अभी इस तरह लिखने के सफ़ा मुझे फाड़ के देना है, बगैर नाम के। नाम नहीं चाहिए। एज स्टूडेंट आपका क्या गोल है? आपने लाइफ के बीच में एज प्रोफेशनल क्या करना चाह रहे हैं? गोल क्या है? बनाए ज़रा जल्दी। अच्छा सुने, अब गोल फॉर 2 ईयर्स, ओके, डाटा एनालिस्ट बनना है। और इसके बीच में ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इन्होंने लिखे हैं अपने 9 ऑब्जेक्टिव्स। एक IC के बीच में जाना है, रिवाइज करना है कोर्स को, स्प्रेडशीट का कोर्स करना है, एक रिज्यूमे को अपडेट करना है। ओके फाइन, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पे गोल्स हैं पावर एंड मनी। ओके, इसके लिए ऑब्जेक्टिव्स क्या है? CSS करें, साथ ही बिजनेस करें, साथ ही इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा, ये जो सारे काम आप साथ साथ कर रहे हैं, ये थोड़ा इस ऑब्जेक्टिव्स को दोबारा देख लीजिएगा जिनका ये है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बिल्कुल डाइवर्स हैं एक दूसरे के साथ। अपने गोल्स के मुताबिक अपना ऑब्जेक्टिव जो है उसको बनाएं कि उसके मुताबिक हासिल हो। मसलन अगर मेरे पास टाइम है कि मैंने अगर मेरा मकसद ये है कि मैंने यूँ समझ लें कि दुनिया देखनी है, तो मैंने अपने रिसोर्सेज को देखना है कि मेरे पास कितने रिसोर्सेज हैं। अगर मेरे पास पैसे जो हैं वो जाने के हैं 2 मुल्कों में, तो कभी भी ऑब्जेक्टिव्स में मैं 15 मुल्क नहीं डाल सकता। ऐसा ही है ना? तो CSS और साथ में फिर एक कामयाब तरीन CSP बनना, कामयाब तरीन बिजनेसमैन बनना, ये 2 अपोजिट चीज़ें हैं। ये आपको दोनों इकट्ठी नहीं मिलेंगी। ये अगला ऑब्जेक्टिव है जी CSS करना, और उसके लिए उन्होंने कहा है कि ओपिनियन बनाऊंगा, टाइम टेबल जो है मैं उसको सारा कुछ करूंगा, 4 घंटे जो है वो कम से कम मैं पढ़ूंगा। ओके फाइन, ठीक हो गया। लैंग्वेज इंप्रूव करना किसी का गोल है, और उसके बीच में उन्होंने लिखा है कि मैं घर के बीच में पढ़ा करूंगा, और ट्राई टू डू फलां कोर्स, स्पीकर का कोर्स करूंगा। बहुत अच्छे, दैट्स ग्रेट। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे भी मज़ीद एजुकेशन के हवाले से गोल्स क्या हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उससे आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से हम चीज़ों को जो है वो चला रहे होते हैं। लिखें, ये मेरे गोल्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ये मेरे गोल्स वाकई हैं, जो मेरा प्लान है। मेरा अभी जो गोल है तालीम के हवाले से अगर मैं बात करूँ, तो जेंडर स्टडीज़ ये एक फील्ड है, जेंडर स्टडीज़, ठीक है।
मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक रोल प्ले करना चाहता हूं इस मुल्क के बीच में। ये मेरा गोल है लाइफ का अभी, कि मुझे क्या करना है, वुमेन एम्पावरमेंट में एक रोल प्ले करना है अभी अपनी जिंदगी के बीच में इस मुल्क में रहते हुए। ये मैंने गोल सेट कर लिया, हो गया जी। अब इसके लिए मैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स बना रहा हूं। वैसे मेरा पहला ऑब्जेक्टिव जो मेरे जेहन में आता है वो ये है कि मैंने अगर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना है तो मुझे अपनी तालीम उस हवाले से मजीद क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी ना। मेरी तालीम लॉ की है, कॉमर्स की है, बिजनेस की है, वुमेन के हवाले से तो मेरी तालीम नहीं है। तो फिर मैंने अपनी ज़िंदगी के ऑब्जेक्टिव्स में ये एक ऑब्जेक्टिव डाल लिया कि मैंने स्कॉलरशिप लेना है चिवनिंग का, मैं बाहर जाऊंगा और मैं जेंडर स्टडीज़ पढ़ के आऊँगा 1 साल के लिए लिख लें। मेरे ऑब्जेक्टिव्स में पहला ये है, ठीक है जी। मैंने इस जेंडर स्टडीज़ को मैंने पढ़ना है पहले कि ये है क्या। मेरा दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैंने जेंडर स्टडीज़ के हवाले से जो दुनिया में रिसर्च पेपर छपे हुए हैं, मैंने कोशिश करनी है कि एटलीस्ट मैं 50 रिसर्च पेपर्स को पूरा पढ़ूं वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से जो छपे हुए हैं, लोगों ने काम किया ना। मैं कम से कम 50 को पढ़ूं। ये मेरा एक ऑब्जेक्टिव से मैंने एक ऑब्जेक्टिव डाल दिया। कितने ऑब्जेक्टिव्स हो गए? 2। तीसरे नंबर पे इसके हवाले से बहुत सारा मटेरियल लिखा गया, किताबें लिखी गई हैं वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से। मैंने प्लान ये किया कि मिनिमम मैंने 10 किताबें जो हैं ये पढ़नी है कोई 2-3 साल के अंदर अंदर। मिनिमम 10 किताबें जो वुमेन एम्पावरमेंट को डील करती मैंने पढ़नी है। मेरा तीसरा उसमें ऑब्जेक्टिव मैंने ये डाल दिया। मेरा चौथा ऑब्जेक्टिव उसके बीच में ये है कि मैंने इस हवाले से मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग्स मुनक्कद होती रहती हैं, टाइम टू टाइम ये होती रहती हैं। मैंने एटलीस्ट 20 अटेंड करनी है इन पर्सन विद इन 2 to 3 years। ये मेरा एक ऑब्जेक्टिव है, मैंने इस हवाले से काम करना है, ठीक है जी। देन फाइनली मैंने इस कम से कम 3 साल का जो अरसा है इसके बीच में एक पोस्टिंग ऐसी लेनी है जो डायरेक्टली रिलेटेड हो वुमेन एम्पावरमेंट के। एक डायरेक्टली मैंने एक ऐसी पोस्टिंग लेनी है जो वुमेन एम्पावरमेंट के डायरेक्टली रिलेटेड हो। दिस इज द वे जिस तरह मैंने अपने लिए चीज़ों, ये मेरे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको ऑनेस्टली शेयर कर रहा हूँ। फिर मैंने इनकी टाइमलाइंस भी बना ली हुई है। मैं इस साल अप्लाई करने जा रहा हूँ, अभी आगे हुई है इवनिंग की, इंशाल्लाह मैं अप्लाई कर रहा हूँ और मैं उसको पढ़ रहा हूँ। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आप लोगों ने बच्चों क्या करना है, इसी तरीके से आपके जो लाइफ गोल्स हैं जो भी हैं, तमाम गोल अच्छे होते हैं, आपने उनको डिटरमिन करना है, आइडेंटिफाई करना है और उसके मुताबिक अपने ऑब्जेक्टिव जो है उनको सेट करना है। क्लियर? यू विल डू दैट? वादा? ओके। ये आप करेंगे तो चीज़ें इंशाल्लाह आपकी आदत बनती जाएगी। नमाजें कौन से ऐसे बच्चे हैं जो 5 नमाजें पढ़ते हैं? 5 रेगुलर आप पढ़ती हो? कभी लगा कि मुश्किल है नमाज पढ़ना? नो। जो बच्चा नमाज पढ़ता है उसके लिए मुश्किल, वो क्यों मुश्किल नहीं है? किसी को लगता है सांस लेना मुश्किल है? आदत है, ये पार्ट पता ही नहीं चल रहा सांस ले रहे हैं। ये ऐसे ही है। हमने क्या करना होता है, हमने सिर्फ चीज़ों को आदत बनाना होता है। एक दफ़ा जब आदत बन गई फिर आपने कुछ नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली आपको चला रही होंगी। समझे कि नहीं समझे? ऐसे ही खुद ब खुद चला रही होती हैं, आपको अनइजीनेस आ रही होती है। इस तरह बेटी ने कहा, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने चीज़ों को लिखने की, पेन डाउन करने की, सिस्टमाइज्ड वे में करने की एक आदत डाल लेनी है अपनी कि मैं अच्छे तरीके से करूँगा। आगे चलते हैं। ये हमने डिसाइड कर लिया कि हम इसको करेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि आपने एक प्रायोरिटी लिस्ट लाजमी बनानी है। जब भी आप डे प्लान करते हैं, महीना प्लान करते हैं, कोई दिन प्लान करते हैं, तो एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। प्रायोरिटाइज करना चीज़ों को, और प्रायोरिटी करते हुए क्या क्या चीज़ें आपने जहन में रखनी है, ये मैं एक दफ़ा सारों को खोल लूँ। कि जिन पर टिक लगा हुआ ये 2 चीज़ें हैं। पहली क्या चीज़ है और दूसरी है इम्पॉर्टेंस। ये रेड वाली मिसालें जो मैंने आपको अभी बतानी है, कहानी है अपनी लाइफ से। एक अर्जेंसी का ख्याल करना है, इसको इग्नोर नहीं करना कि कौन सी चीज़ कितनी अर्जेंट है। आप किसी चीज़ अर्जेंट को अगर इग्नोर कर देंगे तो वो आपका नुकसान कर जाएगी, ठीक। और दूसरे नंबर पर किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस को मद्देनज़र रखना है
इंपॉर्टेंट चीज को छोड़ देंगे और अनइंपॉर्टेंट चीज को पिक कर लेंगे तो आपको वो लॉस दे देगी। अर्जेंसी में मैंने 2 मिसालें कोट की हैं। एक तो पुअर टाइम मैनेजमेंट इन ऑडिट एंड अकाउंट पेपर। ये किसकी पुअर टाइम मैनेजमेंट थी? मेरी। बाय एडमिट इट। हुआ ये कि जब हम सीएसएस के पेपर देने के लिए बैठते हैं ना, तो उसके बीच में आपको पहले वो देते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर, ठीक है, वो 20 नंबर का होता है। आधे घंटे के अंदर करके उन्होंने आपसे वापस ले लेना है वो पेपर। उसने क्या करना है उन्होंने आपसे, और उसके बाद जो 80 नंबर वाला पेपर है वो सब्जेक्टिव है, वो आप डिटेल से उसको करते रहेंगे। 2.5 घंटे आपके पास टाइम है। लेकिन जी पेपर मेरे सीएसएस के चल रहे थे, अच्छे चल रहे थे, ऑडिट एंड अकाउंट पे मेरी कमांड भी थी, ग्रिप भी थी। पेपर आया मेरे सामने ऑडिट एंड अकाउंट का, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी उसके बीच में। मैंने उसको पढ़ा, पढ़ते सार थी दिल ने लुड्डियां डालनी शुरू कर दी। सारा आता था, मतलब वो 8 में से उन्होंने कहा था 4 करें, मुझे सारे सवाल आते थे। अब वो उन लुडियों के नशे में मैं ऐसा मखमूर हुआ कि मैं भूल गया कि मैंने ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है ये पहले करना है और इन्होंने मुझसे वापस ले लेना है पेपर। जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है मैं भूल गया, आधे घंटे बाद वापस ले लेते हैं कि वापस करें। मैंने फौरी तौर पर जो सब्जेक्टिव वाला पार्ट है ना, मैंने उसको हल करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब वो गुजर गए कोई 22 मिनट, तो मुझे याद आया कि यार ये मैंने जो 20 नंबर का खाली छोड़ा हुआ है, ये तो 5 मिनट में वो आने लगा है, उसकी तो मुझसे ले लेगा। अब ऑडिट एंड अकाउंट के जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो आम ऑब्जेक्टिव की तरह नहीं होते कि टिक कर दें यूं नहीं होते, वो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं। आप खाली तुक्का नहीं मार सकते, आपको कुछ कैलकुलेट करना पड़ता है, जमा तफरीक की हिसाब लगाना पड़ता है। मैंने वहाँ पे अपनी इस अर्जेंसी वाले पॉइंट को मिस कर गया और मैंने नंबर 4, 5, 6 वहाँ पे लूज़ कर गया, नहीं कर सका। उस 20 को मैं 20 में से 20 ले सकता था, लेकिन मेरा ख्याल है कि 8-9 मेरे आए होंगे उसके बीच में से, क्योंकि मैं ये जहन से निकल गया कि इसमें अर्जेंट पार्ट कौन सा था, ऑब्जेक्टिव। आई शुड हैव बीन डूइंग दैट, भूल गया, जहन में से निकल गया, इग्नोर कर गया, फारिग हो गई। एक मिसाल। दूसरी मिसाल, कॉन्फ्लिक्ट एज एसी हुंजा। इसमें किसकी गलती थी? मेरी। मैंने अर्जेंसी को मिस किया। कैसे? हुंजा का सुना है किसी ने नाम? मैं वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर था। हुंजा के बीच में प्रॉब्लम था कि वहाँ पे लोड शेडिंग बहुत होती थी। अब लोड शेडिंग को कवर करने के लिए हुकूमत ने एक लगाया हुआ था जनरेटर बहुत बड़ा, और उसको पेट्रोल दिया करती थी, डीजल के ऊपर वो चला करता था। मुझे इत्तला मिली हुई थी कि इस डीजल के बीच में क्या हो रही है, चोरी। ठीक है, चोरी हो रही है। अच्छा, अब एक दिन था, ए फाइन मॉर्निंग ऑफ ट्यूसडे। उस दिन मैंने अपनी रूटीन के बीच में जो इलाके के कुछ मोतबर नुमाइंदगान हैं उन्हें मीटिंग के लिए अपने बुलाया हुआ था। तो 12 बजे का उनको टाइम था। साथ ही मैं जो इतला मुझे मिली हुई थी कि इसके बीच में, डीजल के बीच में चोरी हो रही, मैं वहाँ चला गया। वो डीजल के बीच में चोरी मौके पे तो नहीं होती, रिकॉर्ड ही होता है, तो रिकॉर्ड मैंने सारा कब्जे में ले लिया। अब रिकॉर्ड कब्जे में लेकर मैंने उसके ऊपर, वहीं पेट्रोल पंप के ऊपर जहाँ पे वो था, मैंने वो जमा तफरीक और हिसाब किताब करने शुरू कर दी। ठीक है, रिकॉर्ड सारा मेरे कब्जे में था। अब पीछे वो मेंबर साहबान पूरे हुंजा से आए, वो पॉलिटिकल लोग भी थे, सारे मामलात भी थे। वो आके इंतज़ार कर रहे हैं कि एसी साहब आएंगे। लेकिन एसी साहब उस वक़्त अपनी दानिस्त में एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे। क्या? कि जो मैं हुंजा की बिजली वाला मामला है, मैं उसको हल करने की कोशिश कर रहा था, जो मेरी दानिस्त में इंपॉर्टेंट था, अर्जेंट नहीं था। क्योंकि मैं रिकॉर्ड अगर चाहता तो सारे का सारा वहाँ से उठा लेता, अपने एसी ऑफिस में रिकॉर्ड ले आता। 2 दिन में, 3 दिन में, 4 इंक्वायरी करनी थी ना, 5 दिन में मैं चेक करता रहता। लेकिन मैं इस पॉइंट को मिस कर गया कि इस टाइम के ऊपर अर्जेंट चीज़ क्या। मैं उनसे नहीं मिला। मैं शाम 5 बजे तक मैंने इस इंक्वायरी को मुकम्मल किया, जिसकी ज़रूरत कतई नहीं थी। वो इंक्वायरी 2 दिन में, 3 दिन में हो सकती थी। 1 साल से फ्यूल चोरी हो रहा है अगर, 1.5 साल से, तो मैं 1 दिन मजीद लगा के अगर उस इंक्वायरी को कर लूँ तो रजिस्टरों ने गायब तो नहीं ना हो जाना। रजिस्टर सारे के सारे मेरे सामने हैं, उन्हीं के बीच में से मैं हिसाब किताब लगा रहा था। लेकिन मैंने इस अर्जेंसी वाले पॉइंट को इग्नोर किया। बस कुदरती तौर पर वेव बनी जनाब। वो जो मेंबरान थे उनको किसी ने चाय पानी भी नहीं पूछा, वो नाराज़ हो गए। वो नंबरदारान थे हुंजा के, वो सीधे गए अखबारी नुमाइंदों के दफ्तर में, जो प्रेस वाले थे।
और वहाँ पे जाके उन्होंने मेरे खिलाफ जनाब हड़ताल कर दी, बैठ गए जलसा जुलूस कि जी एसी साहब ने हमारी जो है वो शान में गुस्ताखी की और हमें इग्नोर किया और हमें लिफ्ट ही नहीं करवाई और हमारे साथ जो है हमारी इज़्ज़त में कमी आ गई। ठीक है, इस चीज़ को हम टोटली छोड़ देते हैं कि जी उन्होंने क्या किया। मैं इसको यूँ ले रहा हूँ कि मैंने एज एसी सही परसीव नहीं किया। लेट मी एडमिट माई फॉल्ट कि मैं एक चीज़ की अर्जेंसी को प्रॉपरली पिक नहीं कर सका कि इस टाइम के ऊपर जो अर्जेंट चीज़ है वो ये है कि मैं उन्हें एड्रेस कर लूँ 15-20 मिनट में जाके, या पूरा एक दिन भी लगता है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ भले वो पेट्रोल वाली थी, उनके साथ मिलके चाय पीनी थी, लड्डू खाने थे, और क्या करना था। इंपॉर्टेंट चीज़ भले पेट्रोल वाली थी लेकिन अर्जेंट नहीं थी। तो अर्जेंसी को मद्देनजर रखना बहुत क्या है, आपने भी इसको रखना है और ये आपने खुद डिटरमिन करना है कि कोई चीज़ कितनी अर्जेंट है। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंस है कि किस चीज़ की कितनी अहमियत। अच्छा, पता कैसे चलता है कि कोई चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है? जिसके कॉन्सिक्वेंसेस जितने ज़्यादा पैड़े होंगे ना, बुरे होंगे, डेट्रीमेंटल होंगे, वो उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अम्मी की बात सुनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या अब्बू की? ये हर घर में मुख्तलिफ है, हर घर में मुख्तलिफ। मेरे घर में अम्मी की भाई, ये हर घर में मुख्तलिफ। ये फैसला आपने खुद करना है कि किधर से ज़्यादा आपको सुनने को। ऐसे ही है ना जी, कॉन्सिक्वेंसेस कहाँ से ज़्यादा। अल्लाह ताला सबके वालिदैन को सलामत रखे, दे आर ब्लेसिंग, बिग ब्लेसिंग। ठीक है, इस हमारी ज़िंदगी के बीच में सबसे बड़ा साया ये होते हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस आपने ये जहन में रखने हैं और इनके मुताबिक आपने जो है वो खुद फैसला कर लेना है। तो तीसरी हमारी टिप क्या है कि जब भी चीज़ों को आप उसको प्लान करें तो क्या करें, प्रायोरिटाइज करें कि आपने पहले नंबर पे कौन सा करना है, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे। अगर आप प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी। नेक्स्ट, इज इट मैंडेटरी टू इंक इट? यस, हर चीज को लिखना जरूरी है, हर चीज को लिखना जरूरी है। प्लानिंग अप्रोच, टाइम मैनेजमेंट की प्लानिंग दो तरह से हो सकती है। एक आपको मिसाल देता हूं, आपने बताना है आप एग्री करते हैं कि नहीं करते। आप में से किसी को एक्सपीरियंस हुआ घर बनवाने का, अपना खुद बनवाया हो मजदूर लगवा के? नहीं, खुद से मुराद ये घर में हो रहा हो काम, देखा है आपने? अच्छा, नॉर्मली होता ये है, आपने बताना है आप एग्री करते हैं कि नहीं करते। हम मजदूर लेके आते हैं दिहाड़ी के ऊपर और मिस्त्री लेके आते हैं दिहाड़ी के ऊपर। दिहाड़ी हम देते हैं आजकल मेरे ख्याल 1500 या 2000 चल रही है, ठीक है, और कहते हैं कि जी आप ये 1500 या 2000 पे आपको देंगे और आपने हमारी दीवार बना देनी है। ठीक, अब उसके दीवार बनाने का जो स्टाइल होता है वो ये होता है, वो एक ईंट उठाते हैं, ठीक है, फिर 3 दफ़ा उसको सोच रहे होते हैं कि लगा दें कि ना लगाएं, ठीक है, फिर यूं करके करेंगे, फिर इधर से बात करेंगे, फिर सिगरेट भी बैठ के पी रहे होते हैं, ये मामला चल रहा होता है। सडनली अगर आप उसके साथ चेंज कर दें, आप उसको कह दें कि ये पूरी दीवार है, ये बना दो, मैं तुम्हें 4000 रुपये दे दूंगा, तो स्पीड में फ़र्क पड़ेगा? पड़ेगा। दरअसल आपने अप्रोच को चेंज किया है। एक अप्रोच थी टाइम बेस्ड, टाइम बेस्ड, क्या आपने एक टाइम को फिक्स कर लिया, टाइम को लॉक कर दिया कि जी ये टाइम अवेलेबल है, इसके बीच में आपने जो करना है कर लें। और दूसरे को आपने रखा टास्क बेस, कि टाइम को छोड़ देते हैं, टास्क है, ये टास्क आपने करना है, ठीक है। उसकी वजह से परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस के बीच में फर्क आ गया। ऐसे ही हुआ। इसकी एक और मिसाल बड़े कॉमन है, सीएसएस का जो डायलेमा है बहुत बड़ा। मुझे बच्चे एज उस्ताद जब पूछते हैं, मुझे ये कह रहे होते हैं कि सर हम किताब खोल के बैठे रहते हैं सारा दिन, कोई काम नहीं करते, लेकिन एंड पे पढ़ा कुछ नहीं जाता। कहते हैं हमने डिटरमिन किया होता है कि हमने 2 घंटे ये पढ़ना है, हम खोली होती है किताब, कुछ भी नहीं होता। ऐसा होता है आप लोगों के साथ भी? उसकी वजह यह है कि आप चीज़ों को टाइम के साथ जोड़ देते हैं कि जी 2 घंटे मैंने ये किताब जो है वो खोल के रखनी है। तो आज हमने देखना है कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। टाइम बेस्ड अप्रोच क्या और टास्क बेस्ड अप्रोच क्या है, ठीक है। पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं। टाइम बेस्ड अप्रोच के बीच में ये है कि आपने एक टाइम डिटरमिन कर लिया, एक टाइम, कि आपने 2 घंटे फिजिक्स पढ़नी है, आपने 2 घंटे ऐसे पढ़ना है, आपने 1 घंटे अखबार पढ़ना है, आपने 40 मिनट ये काम करना है। ये टाइम बेस्ड अप्रोच है। और टास्क बेस्ड क्या है कि आपने टाइम को बीच में से क्या कर दिया, माइनस, कैंसिल, और आपने कहा कि एक दिन है, इस एक दिन के अंदर मैंने ये 6 काम करने हैं। मैंने एक ऐसे लिख लेना है,
मैंने 2 चैप्टर याद कर लेने हैं, ठीक है, मैंने 1 प्रेसी कर लेनी है, मैंने 4 ग्रामर के नए रूल कर लेने हैं, मैंने 10 वर्ड कर लेने हैं, और ये करने के बाद मुझे छुट्टी, मैं जो मर्जी करूं, मैं फिल्म देखूं, मैं गाने गाऊं, मैं मस्जिद में जाऊं, मैं जो मर्जी करूं, मैं आज़ाद। ये टास्क बेस्ड अप्रोच है। कौन सी अप्रोच आपको फायदा दे सकती है, ये डिपेंड आप लोगों के ऊपर ही करता है कि आप लोग काम कैसे करते हैं। लेकिन नॉर्मली मैं बता देता हूं जनरली क्या होता है। जनरली ये होता है कि जो टाइम बेस्ड अप्रोच है ना, ये जो ऑटोमेटेड या मैकेनिकल टाइप के वर्क्स हैं, ये उनके बीच में काम आती है। मसलन जॉगिंग है, जॉगिंग मशीन है। अगर मेरे घर में जॉगिंग मशीन है जो कि 7 किलोमीटर पर घंटे पे चलती जाएगी, भागती जाएगी, अगर मैं उसके ऊपर एक टाइम बेस्ड अप्रोच रखूं कि मैंने आधा घंटा इस पे रहना है, तो क्या ये इफेक्टिव है? यस, बिल्कुल इफेक्टिव है। क्योंकि अगर मैंने इसको रख लिया तो मशीन तो ऑटोमेटिकली मुझे भगाती जाएगी। आधे घंटे का मतलब ये है कि फिर मशीन अपना काम ऑटोमेटिकली कर देगी। ऐसा ही है ना जी? अच्छा, इसी तरीके से जो एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं, जब ज्यादा इंपॉर्टेंट हों वहां पे, अच्छा इसको पढ़ लें एक दफा, फिर मैं आपसे पूछता हूं कि ये क्या है। इन तीनों चीजों को पढ़ें, ये ऊपर वाली। टाइम बेस्ड अप्रोच हम कहां कहां रख सकते हैं? एक तो जहां पे ऑटोमेटेड काम है, दूसरा जहां पे एक्सटर्नल एलिमेंट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन इंटरनल एलिमेंट, जैसे सन बाथ, फ्रेश एयर। मसलन एक मरीज है, उसके लिए ज़रूरी है कि उसने हवा लेनी है, बाहर जाना है, तो अगर मैं उसको कह दूं कि आपने आधा घंटा धूप में बैठना है टाइम देख के, तो क्या ये टाइम बेस्ड अप्रोच फायदेमंद है? सिंपल है, क्योंकि उसने खुद कुछ नहीं करना। वो भले मुंह ऐसा मुंह बना के बैठे या वैसा मुंह बना के बैठे, वो शायरी सोचे या कुछ सोचे, उसको जो फायदा है वो ऑटोमेटिकली वो मिलता रहेगा। एक्सटर्नल एलिमेंट ऑटोमेटिकली काम करते रहेंगे, उसने खुद कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और तीसरे नंबर पे ये आप वहां पे टाइम बेस्ड अप्रोच अपनाते हैं जहां पे डिस्ट्रैक्शंस कम होती हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि डिस्ट्रैक्शंस क्या हैं। जहां पे डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो, डिस्ट्रैक्शन ऐसी चीज जो आपकी तवज्जो हटा दे, जहां पे डिस्ट्रैक्शन हो वहां पे टाइम बेस्ड चीजों को हम नॉर्मली नहीं करते, वहां पे हम टास्क बेस्ड पे आ जाते हैं। टास्क बेस्ड अप्रोच हम कहां अपनाते हैं? जहां पे इंटरनल एलिमेंट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन एक्सटर्नल, जैसे स्टडी, जर्नी, ऑफिशियल असाइनमेंट। ये वो चीजें हैं जो कि इंटरनली हो रही होती हैं। मसलन एक सादा सी मिसाल ये कि अगर मैं डिसाइड ये करता हूं कि मैंने 2 घंटे पढ़ना है, जिस तरह मैंने आपको पहली मिसाल दी, तो 2 घंटे खाली किताब खोल के मैं मतलूबा मकासद हासिल कर लूंगा? नहीं, वो तब तक हासिल नहीं होंगे जब तक कि मैं उसको ज़रब नहीं दूंगा टास्क के साथ, जब तक मैं ये नहीं कहूंगा कि यार इस 2 घंटे में मैंने ये 2 चैप्टर खत्म करने हैं। आप मेरी बात को समझे कि नहीं समझे? ईडियम्स आप लोग याद करने बैठे हैं, वोकैबुलरी आप लोग याद करने बैठे हैं। एक तरीका तो ये है कि आप खाली ये कह दें कि जी मैंने आधा घंटा वोकैबुलरी याद करनी है। दूसरा तरीका ये है कि आप ये कहें कि मैंने आधा घंटा वोकैबुलरी खोल के बैठना है और मैंने कम से कम 30 वर्ड याद करने हैं। जब 30 वर्ड हो गए मेरी छुट्टी। अब वो आधे घंटे के बीच में अगर 2 मिनट रहते हैं, 4 मिनट रहते हैं, 5 मिनट रहते हैं, वो मेरे आई एम गोइंग टू एंजॉय इट, ठीक है। तो ये ऐसे सूरतों में आप टास्क बाउंड करते हैं। मैं पर्सनली चीज़ों को टास्क के साथ अटैच किया करता हूँ। तो इस स्लाइड के ऊपर हमने क्या सीखा? तीसरी नेक्स्ट टिप हमारी ये बनी कि जब आपने चीज़ों को प्लान करना है तो आपने चीज़ों को देखना है कि खाली उनको टाइम पे नहीं छोड़ना, बल्कि उनको क्या करना है, उनको जोड़ें, उसको टास्क के साथ जोड़ें। मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि अखबार पढ़ना है, आगे मैं आपको बताऊँगा कि जी अखबार पढ़ना है आप लोगों ने, तो 1 घंटे का मैं उनको टाइम देता हूँ। खाली 1 घंटे का टाइम दूँ तो वो पढ़ा के नहीं आते। मैं साथ बताता हूँ कि ये 10 खबरें हैं, इन 10 खबरों का बाद में टेस्ट होगा, ये 10 खबरें आपसे मैंने सुननी है, पूछना है कि क्या हुआ। फिर वो 10 खबरें कोई बच्चा 50 मिनट में कर लेता है, किसी को 4 मिनट ज़्यादा लग जाता है, लेकिन मेरा टास्क पूरा हुआ होता है। ठीक हो गया? अगली हमारी अप्रोच ये है, हमारी टिप ये है कि आपने मूव करना है आसान चीज़ों से मुश्किल की तरफ। ये अप्रोच ज़िंदगी में अडॉप्ट कर लें। अगर मैं आपको कहूँ कि आपके सामने 5 लोग हैं, इन 5 लोगों से आपने लड़ना है, और वो 5 लोग ऐसे हैं कि बज़ाहिर फिजिकली सेम नहीं है, कोई कमज़ोर है, फिर उससे ताकतवर, फिर उससे ताकतवर, तो आपकी क्या अप्रोच होगी? सबसे पहले किससे लड़ेंगे? जो सबसे कमज़ोर है। ऐसा ही है ना, वो इजी टारगेट। हम सब नॉर्मली ऐसे ही करते हैं, लेकिन जब हम टाइम मैनेजमेंट कर रहे होते हैं हम इसको भूल जाते हैं।
और ये बहुत एक अहम कलीदी मीन की रोल प्ले करता है कि आप आसान चीज़ों से मुश्किल चीज़ों की तरफ मूव करें। जब आप CSS की प्रेपरेशन की तरफ जाएंगे, कुछ काम ऐसे होंगे जो आपको बड़े मुश्किल लग रहा होगा, उनको क्या करना है? छोड़ना है साइड पे, लिफ्ट नहीं करानी। जो चीज़ें आसान लग रही हैं ना, उसको पिक कर लें और एंड पे आपको पता चलेगा कि आप 50-60% काम जो है वो कर चुके हैं आसान के चक्कर में। हम लोग अपनी एनर्जीज को गलत यूज करने लग पड़ते हैं, ग्रैपल करते हैं, लड़ रहे होते हैं मुश्किल चीज़ों के साथ। इट नीड्स टू बी अवॉइडेड। समझ गए? आसान चीज़ों से मुश्किल चीज़, मैं इस स्लाइड के बाद क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है? आसान चीज़ों से मुश्किल चीज़ों की तरफ आपने मूव करना है। अच्छा, क्यों करना है? उसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं? मोराल हाई हो जाता है। यस। आपने अगर पहला टास्क बखूबी अचीव कर लिया, वैसे ही शेयर हो जाते हैं कि यार ये काम मैं कर सकता हूं। स्किल डेवलपमेंट, ये क्या है? हाँ, जब आप काम करने लग पड़ते हैं तो आस्ता आस्ता आपका काम ही आपको सिखा रहा होता है कि क्या करना है। मैंने अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस करना है तो मेरे लिए बेहतर ये है कि मैं पहले कोई 10-12 लोगों का करूं, उसके बाद अगले फेज के अंदर बढ़ाऊं, उसके बाद अगले फेज के अंदर बढ़ाऊं। ऐसा ही है ना जी? स्किल मेरे ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएंगे। नंबर 3, टीम बिल्डिंग। आपकी टीम बिल्डअप होनी शुरू हो जाती है। आप अगर 1-2-3 लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, मतलब अभी तो आप स्टूडेंट हैं लेकिन कल को आपने एज प्रोफेशनल काम करना है, तो एक आपको पता चलने लग पड़ता है कि कौन कौन से लोग आपके साथ किस किस काम के लिए मुफीद हैं। चौथे नंबर पे इमेज बिल्डिंग। आपका एक इमेज बनने लग पड़ता है गो गेटर का, टारगेट अचीवर का। और ये चीज़ फिर आप, वो एक पंजाबी की कहावत सुनी है कि घोड़ा शर्मों को भागता है, सुनी हुई है? घोड़ा शर्म को भागते से मुराद ये है कि घोड़ा यही सोच के भाग रहा होता है कि मैं घोड़ा हूं, उसको ना भागते हुए शर्म आती है, सिर्फ अपने नाम की इज्जत के लिए कि मैं गधा नहीं हूं, मैं घोड़ा हूं। ये शर्म उसको बगाए रखती है। तो जब आपका एक इमेज बन जाता है अच्छा काम करने वाला, टारगेट को अचीव करने वाला, कामयाब होने वाला, तो ऑटोमेटिकली आप इसी शर्म के तहत और ज्यादा काम कर रहे होते हैं, और ज्यादा काम कर रहे होते हैं। ऐसा ही है ना? ओके। नेक्स्ट चीज ये है कि नो योर बेस्ट परफॉर्मेंस टाइम। अगली टिप ये, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस टाइम जाने। ये क्या लिखा हुआ है? दी स्लीपिंग किंग। ये बेसिकली टाइटल था। मैं एक जगह पे डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुआ एक बंदे का, मेरा एक वर्कर था, स्टाफ अफसर था, पीए था, कहने का मतलब ये, क्लर्क समझ लें। तो जब मैं दफ्तर के बीच में गया तो उन्होंने बताया, मैंने पूछा सारों का नाम शाम क्या है, तो वो एक बंदे ने बताया सर इसका नाम तो फलां है, नाम नहीं बताते, ज़ाहिर है वीडियो बन रही है, जाएगी उनके पास भी। उनका नाम तो फलां है लेकिन कहते हैं इसको स्लीपिंग किंग है। मैंने पूछा क्यों कहते हैं यार इसको स्लीपिंग किंग? कहते सर ये आता है सारा दिन और सारा दिन दफ्तर के बीच में ये सोया रहता है, कोई काम नहीं करता। मुझे लगा अभी कहानी है। आई स्टार्टेड टू ऑब्जर्व, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, उसका यही कहानी थी। वो कहते हैं ना कि टाइटल अर्न करना, तो उसने बड़ी मेहनत से वो बातें नहीं थी बनी हुई, उसने बड़ी मेहनत से अर्न किया हुआ था। वो यही ऐसा ही था। वो आना तो उसने आते ही उसने बिल्कुल ढीला ढीला मरियल सा उन्हें सोना शुरू कर देना। गुनूदगी, सोने से मुराद है कि टोटली गुनूदगी टाइप चीज़। वो किसी ने हिलाया जुलाया, पूछा भाईजान क्या कर रहे हो? अच्छा हाँ मैं कर रहा हूँ। वो फिर ज़ाहिर ज़हन ही सोया हुआ उसका। अच्छा, एक दिन मैंने उसको अपने दफ्तर में बुलाया, मैंने बिठाया। आया तो वो डांट खाने के लिए था कि पड़ेगी, फिर प्रैक्टिस यही थी उसकी। लेकिन बिठाया, मैंने कहा इसको ज़रा सौंफ इलायची वाली चाय पिलाते हैं। मैंने उसको चाय पिलाई। मैंने कहा पूछा कि प्रॉब्लम क्या है? तो कहता सर कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा अच्छा चल ये बता, तू घर जाता है तू क्या करता है? मैंने उसकी डेली रूटीन पूछना शुरू की। कहता सर मैं घर जाता हूँ, फलां जगह पे घर है। अच्छा फिर क्या करता हूँ? वो कहानी ये थी कि वो जिस जगह पे रहता था उसके घर के पास ही एक फैक्ट्री। अब वहाँ पे ना दिन को हुआ करती थी, फैक्ट्री चलती थी गैस के ऊपर, और फैक्ट्री की जो गैस की सप्लाई आती थी वो आती थी रात को, रात के टाइम। अब रात के टाइम इसके घर के पास फैक्ट्री है, जब इसके सोने का टाइम शुरू होता तो फैक्ट्री के अंदर टक 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 ये आवाज़ आनी शुरू हो जाती थी। वो सारा दिन वो बेचारा जो है वो घर के अंदर सो नहीं पाता था इस साइकोलॉजिकली टक 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 की निस्बत। और जब वो सुबह के टाइम 8 बजे उसने गैस ने जाना है, लोड शेडिंग होनी है, तब उसके दफ्तर आने का टाइम होना, तो उसने वही नीम गनूदगी की से आलम में उसने काम करना शुरू कर देना। तो फिर मैंने क्या इसका सोल्यूशन निकाला होगा? फैक्ट्री बंद करवाने का? क्या किया होगा? मैंने उसको नाइट शिफ्ट पे लगा। सिंपल।
नाइट शिफ्ट का कोई रिवाज नहीं था वहाँ पे, मैंने जनरेट कर ली। मैंने पूछा कि ये क्या काम करता है, जो काम वो करता था वो नाइट को नहीं हो सकता था। मैंने उसका काम बदला। स्पेशली एक काम ऐसा था जो कि मतलब नाइट में आके भी किया जा सकता है। वो काम ये था कि दफ्तर में सारे दिन की जो लेटर्स आए हुए हैं उनके जो जवाबात बनने हैं, तो वो रात को बैठ के मैंने उसकी नाइट शिफ्ट की ड्यूटी लगा दी। मैंने कहा चल सारे दिन, मैंने कहा कि तू मुझे नज़र नहीं आएगा, ये लेटर्स आए हुए होंगे, मैं उसके ऊपर लिख दूंगा कि इसका जवाब बनाना है, इसका जवाब बनाना है, इसका जवाब बनाना है, इसका जवाब बनाना है। जब मैं सुबह आया हूं तो मेरे जवाब मेरी टेबल के ऊपर, लो जी जवाब मेरी टेबल के ऊपर बाकायदगी से आने शुरू हो। कुछ भी नहीं मैंने किया, मैंने सिर्फ उसकी मजबूरी को समझा, एनालाइज किया कि उसका बेस्ट परफॉर्मेंस टाइम कौन सा है, और वो कौन सा था, बेस्ट था, बस बेस्ट। उसको यूटिलाइज किया और उसकी वजह से वो एक जो स्लीपिंग किंग था वो एक इफेक्टिव टूल बन गया हमारे इदारे के लिए। तो यही काम आप लोगों ने अपने साथ करना है। हम सब लोग कहीं ना कहीं स्लीपिंग किंग लाजमी होते हैं। हमारे कुछ बेस्ट टाइम्स हैं, जैसे मेरा जो वर्स्ट टाइम है वो रात है। मुझे मैं नहीं कर सकता, आई कांट वर्क। मैं रात को काम नहीं कर सकता। मैं डे का बंदा हूँ, दिन के बीच में मैं काम कर रहा होता हूँ। सुबह फजर से मुझे उठा लो, बड़ा अच्छा है, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। ठीक है, तो आप लोगों ने जब टाइम मैनेजमेंट करनी है तो आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो बेस्ट टाइम है वो कौन सा है और बेस्ट एनवायरनमेंट आपकी कौन सी है। ठीक है, उस एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को पुट करके आप जब टाइम मैनेजमेंट कर रहे होंगे तो वो बेस्ट होगी। अच्छा, अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। अच्छा, कैसे पता चलता है कि आपका बेस्ट परफॉर्मेंस टाइम कौन सा? एनालिसिस के जरिए। एनालिसिस में क्या चीज़ है? सबसे पहले हिस्टोरिकल एनालिसिस। क्या आप देखते हैं माजी में कि कहाँ कहाँ आप अच्छा काम करते रहे हैं, किस किस टाइम के ऊपर आप अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं। आप इंटरनल फैक्टर का एनालिसिस करते हैं कि जी मेरे अंदर एनर्जी किस टाइम मुझे फील हो रही होती है कि आज इस टाइम मेरे अंदर एनर्जी है, और किस टाइम मुझे लग रहा होता है कि नहीं यार ये मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। और एक्सटर्नल फैक्टर, ये जो उसका प्रॉब्लम था, उस नौजवान का जो बाद में बड़ा अच्छा वर्कर बना, फिर प्रमोट हुआ। एक्सटर्नल फैक्टर कि कौन से जगह ऐसी हैं, कौन से टाइम्स ऐसे हैं जब एक्सटर्नल फैक्टर बहुत ज़्यादा आपके ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं। ठीक है, इन तमाम चीज़ों का आपने एनालिसिस करके जो नतीजा निकालना है वो क्या निकालना है? बेस्ट परफॉर्मेंस टाइम आपका कौन सा है, और जो बेस्ट परफॉर्मेंस टाइम होगा उसको आप लोड करेंगे टाइम मैनेजमेंट में। ज़्यादा से ज़्यादा काम आपने उसके ऊपर ठोक देना है। ठीक है, उसके अलावा आपने बहुत ज़्यादा काम नहीं करना। अगला क्या है? मेटिकुलस को, मेटिकुलस का मतलब होता है बारीक बीनी से, METICULOUS, इसका इंग्लिश का वर्ड है। इसका मतलब होता है बारीक बीनी से तज्जिया किसी भी चीज़ का। मेटिकुलस एनालिसिस यानी कि बड़ी गहराई में जाके आप एनालिसिस करें चीज़ों का। गुड क्वेश्चन बेटी, शाबाश। अच्छा, एलोकेटिंग टाइम फॉर रेस्ट एंड रिक्रिएशन जरूरी है? है। अब देखिए, एक आदमी है, मैं उसके दुकान पे मुलाजिम रखता हूँ, कहता हूँ कि कोई तेरा मुआवजा नहीं है, कोई तेरी पे नहीं है, तूने ईमानदारी से काम करना है, वो करेगा? वो कहाँ से खाए पिएगा? वो दुकान से खाएगा ना। एक आदमी को मैंने दुकान के ऊपर रख लिया, कहा कि तुझे पैसे भी कोई नहीं देने, तो वो कहाँ से खा रहा होगा अल्टीमेटली? वो दुकान उठा उठा के किसने खा रहा होगा यार, उसका रेम्यूनरेशन तो कोई भी नहीं है। आप लोगों का जो टाइम मैनेजमेंट में रेम्यूनरेशन है ना, वो क्या है? आपकी जो रिक्रिएशन है, जो रेस्ट है। जब हम टाइम मैनेजमेंट कर रहे होते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि जी मैं लगातार, और नहीं होता लगातार काम यार, वो सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। आप एक महीना काम करोगे, उसके बाद टूट जाओगे, भाग जाओगे, मुतनफ़र हो जाओगे। तो जब भी आप टाइम मैनेजमेंट करें, आपने अपने आप को लाजमी ब्रेक देनी है। अगर ब्रेक को दिल नहीं कर रहा, फिर क्या करना है? फिर क्या करना है? नहीं, अगर ब्रेक को दिल नहीं कर रहा, वो अगर ब्रेक को दिल नहीं कर रहा तभी ब्रेक करनी है। लें ब्रेक, लें, अदरवाइज क्या होगा? आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे, टूट जाएंगे, आपकी टाइम मैनेजमेंट खराब होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये ब्रेक्स कैसी हो सकती हैं? ये डेली होती हैं, वीकली होती हैं और मंथली होती हैं। मसलन मैं जब काम करता हूँ तो मैं अपने अंदर डेली ब्रेक्स रखता हूँ। डेली ब्रेक से मुराद ये कि मैं काम तोड़ तोड़ के करता हूँ। तोड़ तोड़ के मुराद ये कि मैंने 2 घंटे काम किया। अच्छा, ये बात सुनने में बड़ी मज़ा ही है जो मैं आपको बताने लगा। हम ग्रेजुएशन में थे, BCom में, मेरे पास पढ़ने के लिए मेरे दोस्त आते थे, कंबाइंड स्टडी के लिए। हकीकत बात, हमने छत के ऊपर पढ़ना, हमारी जो घर है उसकी छत के ऊपर। अच्छा, अब उसके ऊपर हमने हर चैप्टर के बाद एक भंगड़ा ब्रेक रखी होती थी।
वो क्या था कि एक चैप्टर करना है ऑडिट एंड अकाउंट का, उसको करने के बाद हमने 10 मिनट मतलब, और बिलीव मी कि हम भंगड़ाई डाला करते थे छत के ऊपर, और ये ऐसा एक एनर्जी हमारे अंदर एक फिल कर दिया करता था ना मेंटली तौर पर। हमें वो 1.5 घंटा काम करते हुए हो रहा होता था कि यार 10 घंटे हमने उछल कूद करनी है एक दूसरे के साथ, हमने खेलना है, ठीक है। तो ये डेली बेसिस पे ब्रेक ज़रूर लें। उसके बाद ये वीकली आप ब्रेक्स लें, वीकली से मुराद 1 डे ऑफ 2 डे ऑफ ज़रूर लें, और एक ब्रेक आप मंथली भी लें, 2 या 3 दिन का इकट्ठा। अच्छा, ये ब्रेक कैसा होना चाहिए? इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन यू। जैसे वो बच्ची ने कहा कि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि वो ब्रेक हो ही इतना लंबा जाता है, ये आपने अपने तौर पे खुद आपने देखना है कि आप इस ब्रेक को कैसे कर सकते हैं। अगर किसी बच्ची को लगता है या बच्चे को लगता है कि वो ब्रेक लेगा तो बहुत ही लंबा चला जाएगा ब्रेक, तो उसको क्या करना चाहिए? सवाल ये है कि एक बच्चा है, उसको लग रहा है कि जी मैं अगर ब्रेक लूँगा तो फिर मैं वापस नहीं आता काम पे, मुझे अपने करतूत का बड़ा अच्छा पता है। What should he or she be doing? क्या करेगा वो? I used to punish myself. मैं अपने आप को सजा दिया करता था जब कोई मतलब मुझसे चीज़ नहीं होती थी ना, वैसे मैं अपने लिए रख लेता था कि जी आज के दिन के बीच में मैंने ये काम करना है, अगर ये काम मैं ना कर सका तो मैंने सारे घर वालों को KFC के बीच में लेके जाना है। मैंने प्रैक्टिकली ऐसा किया हुआ है, मेरे घर वालों ने बड़ी मौजें उड़ाई हुई हैं इस बात के ऊपर। अच्छा, फिर मैं ऐलान करता था, ये नहीं कि मैं दिल में रख लूँ, अगर आप दिल में रख लेंगे तो आप तो वो तो कुछ नहीं, उन्हें तो कुछ नहीं मिलना। मैं बाकायदा अनाउंसमेंट करता था कि जी ये मेरा टास्क है, शाम को पूछ लेना, हो गया ठीक है, अदरवाइज़ फिर मैं आपको KFC लेके जा रहा हूँ, ठीक। वो बस 2-3-4 दफ़े KFC मैंने उनको करवाया, फिर ऑटोमेटिकली कुछ भी कर लें, कोई एक्सटर्नल फैक्टर अपने कर, कोई जलील करने वाला दोस्त ही पकड़ लें जो आपको एन मौका महल पे फरमाइशी प्रोग्राम पे बेइज्जती कर सकता हो। तो मतलब ये आप लोगों का अपना है, लेकिन कुछ ना कुछ तरीक़ेकार इसका ज़रूर रखना चाहिए। ओके, लेट्स मूव अहेड। रीजनेबल टाइम एलोकेशन, इस बात का मतलब ये कि जब आप ब्रेक लें तो वो एक रीजनेबल टाइम हो, मतलब इतना ज़रूर हो कि जिस पर्पज़ के लिए आप ले रहे हो पर्पज़ फुलफिल हो रहा हो। इंटरमिटेंट और कनेक्टेड। इंटरमिटेंट मीन के जिस तरह वो बच्ची ने कहा कि हम क्या छोटे वक्फों से लें या कनेक्टेड लें, यानी पूरे दिन का काम करने के बाद एक ही दफ़ा लें, ये फैसला आपने खुद करना है। इट्स अप टू यू, आपने खुद देखना है कि आप कौन सी चीज़ आपको सूट करती है। एंड रेस्ट मीन्स रेस्ट, रिक्रिएशन मीन्स रिक्रिएशन। ये कोई कारनामा नहीं है कि आप कह रहे हो कि जी मैं खेलते हुए भी मैंने ये सारा कुछ कर लिया, आप बैठे हुए हों मूवी लगा के और साथ में आप काम कर रहे हो, आप बच्चों के साथ पार्क के बीच में हो साथ में, नहीं, ये टोटल उसके पर्पस को किल कर देता है। टोटली अपने माइंड को, अपनी बॉडी को फ्रेश करें। रेस्ट और रिक्रिएशन का पर्पस ही ये है ताकि जब आप आएँ तो एक नए जज्बे से आएँ। अगर आपने उस पीरियड के बीच में काम करने की कोशिश करते रहे तो वो अल्टीमेटली आपको आपके गोल हासिल ही नहीं करने देगा, आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। ये फिनोमिनन तब आपको इम्पैक्ट, मतलब चीज़ें वैसी हैं जैसे आपने उसको डिफाइन किया हुआ है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ अपनी इस बात को, भी समझ नहीं आई होगी। क्या नाकामी एक बुरी चीज़ है? दिस इज़ ए क्वेश्चन। पहले आपने अपने आप को इस चीज़ पे कन्विंस करना है। नहीं, ये कहना नहीं, खुद अपने आप को कन्विंस करना है। ईजी सेड देन रियलाइज्ड। इसको कहना बहुत आसान है, इसको रियलाइज करना बहुत मुश्किल है। नाकामी ज़रूरी तरीन चीज़ है कामयाबी के लिए। कोई दुनिया की मिसालें उठा ले यार, मैं अपनी बात तो कर ही नहीं रहा। ये जो आपको क्या ख्याल है कि ये जो बल्ब है ये ऐसे ही था जब पहली दफ़ा बन गया? नहीं, आप हिस्ट्री पढ़ें कि जो राइट ब्रदर्स हैं उन्होंने कैसे जहाज़ बनाया, तो वो क्या चीज़ पहले बनाया करते थे जहाज़ के नाम पे, वो क्या चीज़ हुआ और वो कितनी दफ़ा गिरे हैं। इस तरह की जितनी मिसालें आप ले लें, ये एयर कंडीशनर बना, ये बल्ब बना एडिसन ने, जितनी मिसालें आपने लेनी है, आपने पहले अपने आप को उस चीज़ पे कन्विंस करना है। हम देखिए, हम डीमोरलाइज क्यों होते हैं? हम अपने आप से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रखना शुरू कर देते हैं। हम अपने आप को पता नहीं कोई ऐसी चीज़ समझने लग पड़ते हैं जो ना कभी गिर सकती है, जो ना नाकाम हो सकती है। ठीक है, अपने आप का हमने इमेज ही किस तरह का बनाया होता है जो कि एक अनरियलिस्टिक है, अनरियलिस्टिक। हम अपनी नजर, अपने आप को हम कंपेयर कर रहे होते हैं किसी भी फिल्म की हीरो के साथ। शाहरुख खान हमें ऐसे फील होता हुआ नजर नहीं आ रहा होता, ऐसा ही है ना? जब हमें नजर आ रहा होता है कि यार ये हम फेल हो रहे हैं तो हमें लग रहा है कि यार मैं रह गया हूं, शाहरुख खान तो कामयाब हो गया था। असल प्रॉब्लम यहां पे है। लेकिन इन रियल लाइफ शाहरुख खान ने वो एक शॉट लेने के लिए मेरा ख्याल है कोई 15 दफ़ा रीटेक करवाया हुआ होता है। वो एक शॉट
जिसका इंप्रेशन ये जाता है कि वो कभी फेल नहीं हुआ। तो पहली चीज तो ये है कि आप इस चीज पे अपने आप को मेंटली कन्विंस कर लें, मेंटली कन्विंस कर लें कि फेल होना जिंदगी का इंपॉर्टेंट तरीन पार्ट है। इसके बगैर आप कामयाब हो ही नहीं सकते। अगर आप नाकामी का खौफ अपने दिल में बिठा लेंगे, यार कभी गौर किया कि हम चलते कैसे हैं? एक पांव जमीन पे होता है, एक हवा में होता है। अब दिस इज अ रिस्क। अगर मैं ये खौफ अपने जहन में बिठा लूं कि मैं गिर जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग हंस रहे, मैं कभी चल सकूंगा? तो पहले नंबर के ऊपर मैंने इस चीज को रियलाइज करना। मेरे बच्चे गिरे हो, मैंने कभी भी नहीं उठाया उन्हें, कभी भी नहीं उठाया, और ना कभी जाके इजहार हमदर्दी की कि ओहो हो ये क्या हो गया, कभी भी नहीं। वो गिर के आके दिखाते भी हैं कि ये हो गया, मैं कहता हूँ ठीक है, होता रहता है, ये मुझे क्यों दिखा रहा है, इट्स नॉर्मल। सो अपने आप को इस चीज पे कन्विंस करना है कि गिरना, चोट खाना, तकलीफ उठाना, ये जिंदगी का क्या है, ये नॉर्मल पार्ट है, ये होना है, ये सबके साथ होता है। ठीक है, कोई गलती करने से ना बेइज्जती होती है, फेल करने से कोई बेइज्जती नहीं होती, फेल हो जाने से, नाकाम हो जाने से कोई बेइज्जती नहीं हो जाती। ये जरूरी पार्ट हैं आपके आगे बढ़ने के लिए। इज इट क्लियर? जब ये कर लेंगे तो वो प्रॉब्लम जिसकी आप बात करेंगे आएगा नहीं इंशाल्लाह ताला। डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। अच्छा, ये भी यहां पे भी एक एग्जाम्पल है मेरी अपनी लाइफ से। मैनेजर ए और मैनेजर बी दो। मैंने रिसेंटली काम किया एक ऑर्गेनाइजेशन में। मुझे मैं आई वाज जीएम, जनरल मैनेजर था। मेरे अंडर कई मैनेजर्स थे। तो दो मैनेजर्स के बारे में जो फीडबैक मिला वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, फिर पूछता हूं कि आपके ख्याल में कौन बेहतर है। एक मैनेजर के बारे में मुझे पता चला कि यार वो इतना मेहनती है कि उसके पास जो पूरा विंग है, हर मैनेजर के नीचे एक पूरा विंग है, मतलब उसके नीचे कई मुलाजमीन हैं, कोई 25, 30, 40। वो अकेला सारों का काम कर रहा होता है, इतना वो मेहनती है। ठीक है, मतलब वो A to Z सारा काम, सारा प्रोसेस खुद करता है वो मैनेजर, इतना मेहनती। और दूसरे के बारे में पता चला कि वो इंतहाई हडराम है। खुद उसको आप कोई भी काम दें, उसने खुद कुछ भी नहीं करना, उसने एक उधर दे देना है, एक उधर दे देना है, एक उधर दे देना है, एक उधर दे देना, अपने बांट बूट देना है, खुद उसने प्रैक्टिकली अमलन कुछ नहीं करना। आपके ख्याल में कौन सा मैनेजर बेहतर है? दूसरा के पहला? यस। लेकिन ये बात मेरे इदारे को नहीं पता थी, मेरे इदारे को नहीं पता थी। उनके ख्याल में वो मैनेजर बेहतर था जो सारा काम क्या कर रहा है, खुद कर रहा है। इसका नुकसान क्या है? खुद काम करने का नुकसान क्या है? मेरा 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 सवाल सुने फिर जवाब देना। वो जो मैनेजर ए हरकत कर रहा था कि सारा काम खुद कर रहा है, 25-30 बंदे हैं, उनका काम खुद कर रहा है। दूसरा जो है वो खुद कुछ भी नहीं कर रहा, उन्हीं से काम करवाई जा रहा है। तो जो पहले वाला है उसका नुकसान क्या है? ओके, कोई और? वो ये है कि जिस दिन वो एक बंदा छुट्टी पे चला जाए ना, या वहां से रिप्लेस हो जाए, पूरा विंग बंद हो जाता है। वो जो 25-30 का अकेला काम कर रहा है, उसने तमाम के तमाम लोगों को रिडेंडेंट किया हुआ, बेकार। मैनेजर का काम ये तो नहीं है कि खुद सारे काम करे, उसका काम यह है कि वो मैनेज करवाए, हर बंदे से उसके हिस्से का उसने काम करवाना है। आप मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर एक बंदा जो कि एट द टॉप है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, वो आके अगर कांस्टेबल का काम करेंगे तो वो अपनी ड्यूटी के साथ ईमानदारी नहीं कर रहे। अगर एक टॉप के ऊपर कमिश्नर जो है वो बिल्कुल निचले लेवल के आके पटवारी का काम करेंगे तो अपनी ड्यूटी के साथ ईमानदारी नहीं है। उन्होंने अपने लेवल के काम करने हैं और वो ऐसा ही करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क ये बहुत जरूरी है टाइम मैनेजमेंट में। हम क्या करने की कोशिश कर रहे होते हैं, एवी मैं कर लांगा, एवी नहीं, खुद नहीं करना भाई। अगर आपकी कोई टीम है तो बेस्ट वे ये है कि आप अपनी टीम को, काम को, टास्क को क्या करें, बांटें, डिस्ट्रीब्यूट करें, उनसे करवाएं। ठीक हो गया जी? और आपकी टीम इंशाल्लाह बनेगी। इसमें क्या चीज देखनी है? नोइंग द टीम स्ट्रेंथ। आपके जो बंदे हैं इनकी स्ट्रेंथ को जांचें। दुनिया में कोई भी बंदा, नन इज परफेक्ट, नन इज यूजलेस। कोई टीम मेंबर ऐसा नहीं होगा जो परफेक्ट हो, और कोई ऐसा भी नहीं होगा जो यूजलेस हो। हर एक के कुछ प्लस होंगे, हर एक के कुछ माइनसेस होंगे। क्लैरिटी ऑफ डेलीगेशन, सबको काम दें क्लियरली। अच्छा, क्लियरली किस हवाले से उनको बताएं कि उनकी नेचर ऑफ असाइनमेंट क्या है, टाइम फॉर अकम्पलिशमेंट क्या है, और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करें।
यानी एक काम दो बंदों को दे दिया कि तू भी कर ले तू भी कर लें, वो दोनों यही समझ रहे होते हैं कि इसने करना। क्लियरली बांट दें कि जी तेरा इतना है तेरा इतना है, मैं तुझसे इतने का पूछूंगा, मैं तुझसे इतना पूछूंगा। तो ये हमारी ओवरऑल टिप क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। ओके, अभी तो आप अफसर नहीं है, तो आप लोगों के लिए ये टिप कैसे काम आएगी? बेकार है? फिर कैसे काम आएगी? कैसे आएगी? असाइनमेंट्स में, कंबाइंड स्टडीज में, ऐसा ही है ना? तो आप लोग जब मिलके सारे इवन सीएसएस के बीच में मैं अपने बच्चे बच्चियों के ग्रुप बनाता हूं कि आप लोग ग्रुप में मिलके काम करें। तो आप लोगों ने मिलके एक दूसरे के साथ काम करना है और एक दूसरे को, इसको साइनर्जी इफेक्ट कहते हैं, ठीक है? ओके, काम तकसीम करना है। आगे चलते हैं। अवॉइडिंग ओवर कमिटमेंट। हम ओवर कमिटमेंट करते हैं। सबसे ज्यादा कॉमन मिसाल क्या? 10 सितंबर। सबसे कॉमन मिसाल नहीं, कॉमन मिसाल नहीं है ये, सबसे कॉमन मिसाल ही। अभी घर में कपड़े भी नहीं पहने, दो होटल से फोन आ रहा है, भाई किधर रह गया तू, बस देख तो सही, आया तेरा भाई, ये मोड़ रहा है, घर बैठा होता भाई। अभी सबसे कॉमन। यस वी डू, ओवर कमिटमेंट हम करते हैं, लेकिन यही चीज जब हम टाइम मैनेजमेंट के बीच में करते हैं तो सारा कुछ हम खत्म कर देते हैं, सब खेल खत्म, सब खेल खलास। कैलकुलेशन ऑफ फेयर टाइम फॉर टास्क कंप्लीशन। फेयर टाइम कैलकुलेट करें कि कितना टाइम लगता है उस टास्क को करने में। एनालिसिस ऑफ इंटरनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। किसी चीज को टाइम देते वक्त कि यार ये वाला चैप्टर मैं आधे घंटे में कर लूंगा, ये जरूर देखें कि क्या आप कर भी सकते हैं कि नहीं। अगर आप ओवर कमिटमेंट करेंगे तो एंड पे क्या होगा? आप डीमोरलाइज हो जाएंगे, ठीक है? आप डीमोरलाइज हो जाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। या उसके बाद में एक्सटर्नल फैक्टर को एनालिसिस करें। एक्सटर्नल फैक्टर क्या? आपके इर्द गिर्द शोर कितना है, ठीक है? आपके मिलने मिलाने वालों ने कितना आना है? आपको अगर कोई बुक चाहिए, फर्ज करें जिसकी जरूरत है, तो वो अवेलेबल होगी या नहीं? कहीं जाना है, बारिश तो नहीं हो रही? कॉन्टीजेंसीज एक ऐसी चीज है जिनका पता ही नहीं है आपको, उनके लिए हमेशा टाइम रखें, कुशन रखें। ऐसा ना हो कि आप टाइम मैनेजमेंट ऐसी कर रहे हो कि वो जरा सी कोई चीज आई, मेहमान आए, पता चला सारे का सारा धड़म हो गया, खत्म। इससे आपका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। बात की समझ आई कि नहीं आई? क्या सीखा इस स्लाइड में? कि जब भी आप टाइम की प्लानिंग कर रहे हों, ओवर कमिटमेंट नहीं करनी। यह ज्यादा अच्छा है कि आप अपने आप को अंडर वैल्यू करें। आप रखें किसी काम के लिए आधा घंटा और वो 25 मिनट में कर लें, ये ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आधे घंटे वाला काम जो है आप उसके लिए ओवर कमिटमेंट करके कर रहे हो कि जी मैं इसको 15 मिनट में कर लूंगा। एक तो मैंने कहा था कि एक्सटर्नल फैक्टर को हमेशा एनालिसिस करें कि आपके साथ क्या क्या कुछ हो सकता है और उसको देख के टाइम रखें। और फिर यह भी है कि आप हमेशा कॉन्टीजेंसीज को ज़हन में रखें कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ ऐसी हमेशा हो सकती है जो आपके लिए अनफोर्सीन हो। अच्छा, ये सारी चीज़ें करने के बाद भी, बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट करने के बाद भी, आपने पहले ही अपने आप को बता देना है कि जो कुछ आपने प्लान किया है इसमें से आप कोई 80 to 85% अचीव कर रहे होंगे। यू शुड बी मेंटली रेडी फॉर इट एंड इट इज़ नॉर्मल, इट इज़ नॉर्मल। गाड़ी कौन कौन चलाता है? मैक्सिमम स्पीड कितनी है गाड़ी की जो मीटर पे लिखी होती है? 240, किसी पे 220। कभी चलाई है इतने पे? नहीं, हम इतने पे ऑपरेट नहीं करते। 120-130 पे चल रही होती गाड़ी, ऐसा ही है ना जी। तो ये थोड़ा सा हमने रखना ही है कि जो आपने प्लान किया इसमें से कुछ चीजें रह जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू एम एट द स्टार्स यू मे एटलीस्ट हिट द स्काई। स्टारों पे, अगर आप सितारों पे एम करेंगे तो कम से कम स्काई तो हिट हो ही जाएगा ना। अगला क्या है जी? डिस्ट्रैक्शंस को ज़हन में रखें। डिस्ट्रैक्शंस, जो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, ये इंटरनल भी हो सकती हैं और एक्सटर्नल। एक यहाँ पे छोटी सी कहानी है मेरे ड्राइवर की और एंड इज पुअर टाइम मैनेजमेंट। ड्राइवर मेरे पास बड़े अरसे दराज से, जो एक दफ़ा आ जाए फिर कहीं नहीं जाता, मेरे पास रहता है, बड़ा अच्छा काम करता है। एक दिन ना बड़ा मुझे फील होना शुरू हुआ 2-4-5 दिन में कि वो गाड़ियाँ धुल भी नहीं रही, साफ़ भी नहीं हो रही, जो उसने अपनी टाइम मैनेजमेंट बनाई थी वो सारी बिगड़ गई है, ठीक, सारे का सारा। तो मुझे लगा कि यार ये सही नहीं है, मेंटली तौर पर कोई ना कोई इसको रौला है। मैंने बुलाया, मैंने पूछा, मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? उसने पहले तो कहता सर कुछ नहीं, मैं कर लेता हूँ ठीक, लेकिन मैंने कहा नहीं, तू छोड़ इसको, तू बता क्या प्रॉब्लम है। वो अल्टीमेट प्रॉब्लम क्या थी? उसको पैसों की ज़रूरत थी किसी हवाले से, कहीं कमिटमेंट की हुई थी। अब वो जब काम जब कर रहा होता था तो वो चीज़ उसको दिमाग के अंदर चल रही होती थी कि यार मुझे पैसे अरेंज करने हैं कहीं से। वो कभी किसी को कॉल कर रहा है, जेन में आ रहा है पैसे अरेंज करने हैं पैसे। मैंने उसको 2 सैलरीज एडवांस दी, उसका काम वहाँ से क्लियर किया और अल्टीमेटली
उसने काम को दुरुस्त करना शुरू कर दिया। तो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से जो चीज़ आपको प्रॉब्लम दे सकती है वो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, जो इंटरनली भी होती हैं और एक्सटर्नली भी। आपने उनको हमेशा ज़हन में रखना है और दूर करना है। इंटरनली क्या हो सकती हैं जी? थॉट्स एंड आइडियाज़ होते हैं, पास्ट मेमोरीज होती हैं, फिजिकल मेंटल इमोशनल हेल्थ इश्यूज होते हैं। ओके। एक्सटर्नल क्या हो सकती हैं? नॉइस, टीवी, मोबाइल, ऑनगोइंग सराउंडिंग एक्टिविटी, अनकंफर्टेबल टेम्परेचर, सीट। इंटरनल को हैंडल करना ज्यादा आसान है या एक्सटर्नल को? एक्सटर्नल को। आई एग्री। इंटरनल जो है ये होती मुश्किल है, और बहरहाल इनके हवाले से क्या है कि मुख्तलिफ थेरेपीज़ हैं, फिर मुख्तलिफ तरीके कार हैं जो कि अडॉप्ट किए जाते हैं। क्या चीज़ जी? एक्सटर्नल को ना, एक्सटर्नल को हैंडल करना रिलेटिवली आसान है। तो हमारा टारगेट ये होता है टाइम मैनेजमेंट करते हुए कि हम जिन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं उनको हम क्या कर लें, उनको हम मैनेज कर लें। अच्छा, अगर किसी को इंटरनली ये प्रॉब्लम है, मसलन कोई बच्चा या बच्ची ऐसी है कि जो किताब खोलता है कुछ यादें आनी शुरू हो जाती हैं माजी की, तो उसको क्या करना चाहिए? कंबाइंड स्टडी बड़ा अच्छा वे है। ऐसी डिस्ट्रैक्शन में जो मेमोरी बेस्ड हो, आपको किसी भी वजह से, मतलब दोस्त है, भाई है, वालदा है, कोई इंसिडेंट है माजी का, कोई खौफ है, अगर वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो जो चीज़ सबसे कामयाब सोल्यूशन, मुझे कैसे पता चला, मैं टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ, जो बच्चों पे आजमाने के बाद जिस नतीजे पहुँचा वो ये है कि जब हम उन्हें कंबाइंड स्टडी की तरफ ले जाते हैं और कहते हैं कि यार आप 2 3 4 5 लोग बैठ जाओ और बैठ के आपने ये काम करना है, तो नताइज बेहतर आने शुरू हो जाते हैं, रिलेटिवली बेहतर आने शुरू हो जाते हैं। अगरचे कि जो इंसान है ना, इंसान 2 + 2 4 नहीं होता कभी भी। हम कभी भी कोई ऐसी गोली या पिल नहीं दे सकते कि जी ये करेंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन इससे जो चीज़ें वो बेहतर होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अकाउंटेबिलिटी। अगली टिप ये है कि आपने जो अपना प्लान किया हुआ है, जो आपने अपना प्लान किया हुआ है उसके मुताबिक आपने अपने आप को अकाउंटेबल ठहराना है। अगर डेली प्लान था तो शाम को आपने देखना है कि उनमें से कितनी चीज़ें अचीव हुई। अगर वीकली था तो आपने हफ्ते बाद देखना है, अगर मंथली था तो महीने बाद देखना है। ठीक है जी, इसका मतलब ये है, ये अगली टिप है। ऑन डेली, वीकली और मंथली बेसिस, ओके। एनालिसिस एंड रिमूवल ऑफ इम्पेडिमेंट्स। एनालिसिस ज़रूर करें कि आपने जो चीज़ें फिक्स की थी कि ऐसे ऐसे हो जाएंगी, अगर वो ऐसे ऐसे नहीं हुई तो क्या रीज़न है, और जो रुकावटें हैं उसको दूर करें। जो टारगेट मिस हो गए हैं उनको अचीव करें दोबारा। मसलन अगर मैंने एक दिन में कहा था मैं 7 काम करूंगा, 5 हो गए, 2 रह गए, तो इसका मतलब है कि अगले दिन के 7 के अंदर ये 2 एडेड हैं, अदरवाइज वो पीछे रहते जाएंगे, एक लैप्स होता जाएगा, पाइल अप होता जाएगा, एंड में भाग जाऊंगा, मैं कहूँगा यार एक काम ही कुत्ता है, फजूल है, टाइम मैनेजमेंट करनी नहीं चाहिए, जिंदगी वैसे स्कूल में थी। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल स्टार्ट के बीच में उसको पकड़ने जाने ना दें। और स्टिक एंड कैरेट रूल, इसका मतलब ये है वही जो हमने बात की थी कि अपने आप को कोई सज़ा दें या अपने आप को कोई फ़ायदा दें। अगर आपको लगे कि आप अच्छे टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो एंजॉय करें, पार्टी दोस्तों के साथ घूमें फिरें, एक डे ऑफ ले लें मज़ीद एज प्राइस, एज रिवॉर्ड। और अगर आपको लगे कि आपने अच्छा काम नहीं किया टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, तो अपने आप को फिजिकल तो नहीं, खैर किसी भी तरह से कोई सज़ा दें किसी भी हवाले से। ठीक है, कुछ कर लें, डू एनीथिंग दैट यू वांट, जिससे आपको एक रियलाइजेशन हो कि यार मैंने ये टाइम मैनेजमेंट नहीं की थी। मसलन मैं मैच छोड़ दिया करता था, जिस तरह फाइनेंशियल का बताया, कभी ऐसा भी हुआ कि मैं आई एम बेसिकली क्रिकेट खेलता हूँ बड़े शौक से, तो कभी काम अगर रह गया तो फिर मैंने कहा नहीं यार ये काम रह गया तो आज मुझे मैच छोड़ना है, तो लेकिन वो फिर इतनी रियलाइजेशन होती थी कि यार फिर मैच छोड़ना पड़ेगा, तो फिर मैं काम पूरा किया करता था। जहाँ पे आपको लगे कि आपने मतलब एनालिसिस आप कर चुके हैं अपने टाइम का पूरे का पूरा, तो उसके बाद में आपने रीएडजस्टमेंट करनी है। हो सकता है कि आपका जो प्लान है वो सही ना हो, चीज़ें कम हों या ज़्यादा हों। रीएडजस्टमेंट से मुराद ये है एडिशन करें टारगेट्स की, अगर कम है आप इसमें टारगेट को डिलीट कर सकते हैं और चेंज इन टाइम एलोकेटेड कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। आखिरी स्लाइड जो प्रैक्टिकली एक वर्क है हमारा कि चेकिंग आउट द एक्टिविटी कैलेंडर, कि किस तरीके से हम अपना ये एक प्लान ओवरऑल जो है वो बना सकते हैं। मैं आपको प्लान बने हुए दिखा देता हूँ, मैंने आपके लिए 2 बनाए हैं। अच्छा, ये एक साइड के ऊपर हमने 12 सब्जेक्ट लिखे जो CSS के लिए चाहिए, ये पढ़े जा रहे हैं सारों से। ये इस वाली लाइन में मैंने 12 सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, ये इशारे से समझ आ रहा है। ये देखिए ये ऐसे है, ये 12 सब्जेक्ट हैं, प्रेसियन, कॉम्प्रीहेंशन, कंपोजिशन, इस्लामियात, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, GSA, पोल साइंस 1 2, सोशियोलॉजी। ये 12 सब्जेक्ट हैं जो कि CSS के बीच में बच्चे पेपर देते हैं।
अब हमारे पास अगस्त से लेकर ऑनवर्ड तकरीबन 6 माह रह गए जो जिसको हमने बच्चों को तैयार करवाना है। अच्छा ये देखें, ये अगस्त है, ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये हमारे आगे महीने, ऐसा हो गया। अच्छा अब ये ऐसे की प्लानिंग ये देखिए मैंने कैसे की है, ये अगस्त से लेकर जनवरी तक पूरे साल के बीच में हमने 6 माह में ऐसे पढ़ना है। ये ग्राफ ये शो कर रहा है, क्लियर है। प्रेसिएंट कंपोजिशन सितंबर और अक्टूबर में पढ़ी जाएगी, नवंबर में नहीं होगी, दिसंबर और जनवरी में पढ़ी जाएगी, क्लियर। इस्लामियात अगस्त और सितंबर में पढ़ा जाएगा और उसके बाद में इसको मैंने नहीं पढ़ना। ये मेरा पूरा प्लान है कि किस तरीके से मैंने प्लान किया हुआ है। करंट पाकिस्तान अफेयर्स ये मैंने अक्टूबर नवंबर के अंदर खत्म कर देना है, 2 माह के अंदर। करंट अफेयर्स ये मैंने सिर्फ दिसंबर और जनवरी के अंदर जाके पढ़ना है। जनरल साइंस एंड एबिलिटी ये क्या बता रहा है ग्राफ, कब कब पढ़ना है, आप ऊंचा ऊंचा बोलें। ओके, पोल साइंस 1 कब कब पढ़ना है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ओके, पोल साइंस 2, ओके, सोशियोलॉजी, यूएस हिस्ट्री, पब्लिक एड, जेंडर स्टडीज। ये देखने में देखिए एक बिल्कुल छोटी सी चीज है, लेकिन ये पूरे का पूरा मेरे 1 साल का प्लान इसके ऊपर आ चुका है। देखने में बिल्कुल एक सिंगल शीट है कि नहीं है, लेकिन पूरा प्लान मेरी नजर के सामने है। जब तक नजर के सामने चीज नहीं होगी काम कैसे होगा। ये मेरा पूरा मेरी नजर के सामने है कि मैंने किस महीने में कौन कौन सा जो है वो काम करना है। ये ईयरली प्लान है। ये बच्चों 3 कॉलम्स हैं, पहले में है डे, दूसरे के बीच में तारीख है, तीसरे में टास्क है, ठीक है। और उसके बीच में जितने होने वाले काम थे मैंने लिख लिए। मैंने लिखा कि जी इंग्लिश 2.5 घंटे मैंने पढ़नी। इसकी फोटो लेना चाहे फोटो ले लें, आपको एक आइडिया हो कि कैसे ड्रॉ करते हैं, आपको आइडिया हो सिंपल। न्यूज़पेपर मैंने इतने घंटे पढ़ना है, सीएसएस ऑप्शनल मैंने इतने पढ़नी है, ऑनलाइन क्लास और रिवीजन मैंने 3 घंटे करनी है, इस्लामियात मैंने 1 घंटे करनी है, टोटल मैंने 9.5 घंटे इस दिन के अंदर पढ़ने हैं। ये पूरे वीक का या पूरे महीने का प्लान। अच्छा ये प्लान किसकी बुनियाद पर होगा, जो आपका सालाना प्लान है उसके मुताबिक होगा। अगर मैंने साल में ये डिसाइड ये किया हुआ था कि मैंने 2 माह में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन खत्म करनी है, तो इस बात का मतलब ये है कि यहां पे मैं उसको उतना ही टाइम दे रहा हूँ, ऐसा ही है ना। उसकी बुनियाद के ऊपर हम अपना एक मंथली प्लान जो है ओवरऑल उसको डिवाइस। ये बात समझ में आ गई कि ये मंथली और वीकली प्लान कैसे बनते हैं। ओके, नेक्स्ट चलाएं जी, इनको डेली प्लान बना देते हैं। ये एक दिन का पूरा एक प्लान है, टाइम, ड्यूरेशन और एक्टिविटी। मसलन 9 से 10 तक 1 घंटा डॉन न्यूज़पेपर रीडिंग, और ये सारा पीछे से रहा है, ईयरली प्लान के ऊपर बेस कर रहा है। 10 से 10:30 तक आप फ्री हैं, 10:30 से 12 तक 1.5 घंटा आपने फलां चीज़ करनी है, प्रैक्टिकल इंग्लिश ऐसे। 12 से 12:30 तक फ्री हैं, उसके बाद 1:30 बजे तक। इसको देख लें, एक नज़र देख लें। आप अपने चीज़ों को डेली बेसिस पे इसी पैटर्न के ऊपर जो है वो लाजमी प्लान करें। इज इट क्लियर। बस फिर आप एक काम करें, अपने कल के दिन का जो आपने कल करना है एक डेली प्लान, इसको देख के मुझे जल्दी से बना दें। लास्ट असाइनमेंट ऑफ द डे। एक चीज़ ज़िंदगी में बहरहाल आप ना हमेशा याद रखिएगा, ये जिस फेज़ के अंदर आप गुजर रहे हो, मतलब ये आपकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा फॉर्मेटिव फेज़ है। आप इस क्लास में अगर 60 बच्चे बैठे हुए हो तो 60 के 60 बच्चे एंड अपना सेम जगह पे नहीं करेंगे। जिस तरह मैंने एक फैमिली की मिसाल दी, आपने अपनी ज़िंदगी में कितना आगे जाना है, आपने इस मुआशरे के लिए कितना मुफीद साबित होना है, ये सब का सब डिपेंड करता है कि आप लोग कितने ज़्यादा कमिटेड हो, कितने ज़्यादा अपने साथ ऑनेस्ट हो। तो मेरी आप लोगों को बड़ा होने के नाते जो एक नसीहत होगी वो यही होगी कि ज़िंदगी के बीच में इंजॉयमेंट पूरी करें। आप खेलें, तफरी करें, दोस्तों को टाइम दें, फैमिली को टाइम दें, लेकिन सिर्फ अपना जो फोकस है ना, फोकस वो अपने बुनियादी चीज़ के ऊपर रखें, और वो ये है कि आपने इस मुआशरे के लिए, अल्लाह ताला के बंदों के लिए कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करनी है उनकी ज़िंदगी के लिए। अगर एज इंसान हमारा होना या ना होना एक ही जैसा है तो बेहतर है कि फिर हम ना हों। चलें बेटा, थैंक यू वेरी मच। फीमान अल्लाह।